बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। वेरी वेरी सॉरी, बगैर कोई इतला दिए जस्ट बार्ज्ड इन। नॉर्मली मैं अनाउंस किया करता हूं 24 घंटे पहले या एक दो दिन पहले कि जो लाइव स्ट्रीम वगैरह हो, बट दिस टाइम एक वीडियो मैंने बनाना था एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आई फेल्ट सो लेजी कि वो बनाएं, एडिट करें, फिर कमेंट्स हों, फिर जवाब हों। जस्ट गेट्स अ बिट टू मच। तो मैंने सोचा क्यों ना कि जस्ट लाइव आ जाएं, बहन भाइयों से बरह रास्त बातें करें। और एज ऑलवेज जब मैं कहता हूँ बहन भाई, तो आई डोंट नेसेसरली मीन कि वो जो बहन भाई हमारे प्रो पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं। आई मीन एनी वन, बेसिकली एनी वन, लिटरली एनी वन। कुछ बातें आपसे करनी हैं, लेकिन जो लोग पहले मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, जो बहन भाई, काइंडली अगर आप अपडेट कर सकें कि आपको आवाज़ ठीक आ रही है, पिक्चर में कोई गलती नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, देन वी विल टेक इट फ्रॉम देयर। इन द मीन टाइम, जो बात आपसे करनी है आज, इम्पोर्टेंट बातें करनी है, वो है कि कुछ वक्त पहले आपको शायद याद हो कि मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने जो पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर्स बिल एक आ रहा था, जिसमें वो बताया जा रहा था कि कोई अपने आदमी जो है, कोई भी आदमी अपने साइकोलॉजिकल कॉन्स्ट्रक्ट की वजह से अपना जेंडर चेंज कर सकता है, राइट। तो उसमें बहुत से लोगों ने एतराज़ किया। साहिल अदीम साहब, उन्होंने बात की, लोअर कम्युनिटीज़ ने बात की, मैंने भी उसमें अपना हिस्सा डाला। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी कंफर्मेशन मुझे आ रही हैं कि आवाज़ क्लियर है एंड एवरीथिंग एल्स, थैंक यू, आई वेरी अप्रिशिएट इट। तो मैंने भी उसमें अपना हिस्सा डाला कि वो गलत है, और मैंने उसमें एक दो एग्जांपल्स दी कि देखें, अगर किसी मुल्क की स्पोर्ट्स की टीम में, पाकिस्तान की मैंने एग्जांपल दी थी कि पाकिस्तान में अगर हमारे जो फीमेल क्रिकेट टीम है उसमें अगर हम मर्द भेज दें और ये कहें कि वो मर्द सारे खुद को कहें कि हम खुद को औरतें समझते हैं, तो दैट कैन नॉट बी एक्सेप्टेबल, राइट। और मैंने एग्जांपल दी कि अगर किसी फीमेल टॉयलेट फैसिलिटी में कोई मर्द चला जाए, ये कहे कि मैं खुद को औरत समझता हूँ, तो ये प्रैक्टिकली बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हमारे जो देसी लिबरल्स हैं, उन्होंने बड़ा गुस्सा किया, बड़ा कि "ओ नहीं, तुम्हें नहीं पता, तुम जाहिल आदमी हो, ये है, वो है", वगैरह वगैरह वगैरह। तो बात मैं आपसे ये करना चाह रहा था कि वो जो कंसर्न मेरा था, वो सिर्फ मेरा नहीं था, अराउंड द वर्ल्ड लोग उस पर बात कर रहे थे। उस पे बाद में फ़ॉलो अप हुआ और स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री में तो ये काम स्टार्ट हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, पिछले महीने मई में अमेरिका की 10 स्टेट्स ने लॉज़ बनाए कि जो मर्द हैं वो ख़वातीन की स्पोर्ट्स में अब नहीं आ सकते एज़ ट्रांसजेंडर्स। और वो ट्रांसजेंडर सिर्फ़ ऐसे नहीं जो सिर्फ़ खुद को जिन्होंने जिन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है, बल्कि इवन जो मेडिकली प्रोसीजर जिन्होंने अपने थोड़ा चेंज कराया है, इवन उनको भी इजाज़त नहीं है। वो 10 स्टेट से बात स्टार्ट हुई, अब जाके वो 18 स्टेट्स पे चली गई है। उसके साथ-साथ जो इंटरनेशनल स्विमिंग बॉडी है, उन्होंने भी अनाउंस किया है कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं, अब वो ख़वातीन वाले वाले मुकाबलों में नहीं आ सकेंगे। रग्बी लीग, उन्होंने अनाउंस किया है कि रग्बी की जो है अब जो ट्रांसजेंडर्स हैं, वो नहीं करेंगे, फर्दर उस पे इन्वेस्टिगेशन होगी, इंक्वायरी होगी। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत से हमारे पास जो है वो चेंजेज़ अब इस तरह के आए हैं इंटरनेशनली। और वो देसी लिबरल जो इस आइडिया को कहते हो तुम जाहिल हो, तुम्हें क्या पता, वो चूंकि इन लोगों की अपनी अकल जो है वो वेस्ट से आती है। मैं इनका कहता हूँ कि ये अकल के इम्पोर्टर्स हैं, बेसिकली अकल के भी नहीं, राय के इम्पोर्टर कहना चाहिए, बिकॉज दे इम्पोर्ट देयर ओपिनियन। जो वहां पे ठीक है वो इनके लिए ठीक है, जो वहां पे गलत है वो इनके लिए गलत है, उसके अलावा दुनिया में कुछ और काम करता ही नहीं है। एट टाइम्स मुझे सूरह बकरा की वो आयत याद आती है जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि इन लोगों के सामने जब रोशनी हो तो ये चलते रहते हैं, और जब रोशनी खत्म हो तो ये रुक जाते हैं। एंड देयर वाज अ टाइम मैं सोचता था कि ये तो व्हाट डज दिस मीन। लेकिन मैं अपने देसी लिबरल्स को देखता हूँ तो मुझे अंदाजा होता है कि अगरचे वो शायद के जो मुखातिब थे, वो जो पहले मुखातिब और लोग थे, लेकिन ये भी उस कैटेगरी में बिल्कुल फिट होते हैं कि इनको ओपिनियन दे दी जाती है तो ये तोते की तरह रटते हैं उसको। ओपिनियन इनसे ले ली जाए, राय चेंज हो जाए तो ये भी अंधेरे में खड़े हो जाते हैं। तो अब मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि वो कहाँ गई सारी बातें, वो कि तुम लोग जाहिल हो और ऐसे हो और वैसे हो। अब तो आपके अपने फेवरेट वेस्ट ने कन्फर्म कर दिया है कि जो मर्द हैं ट्रांसजेंडर्स, वो औरतों की स्पोर्ट्स में अब हिस्सा नहीं लेंगे, राइट? मर्द, अब मैं कह सकता हूँ इसलिए कि उन्होंने रोक जो दिया उनको, राइट? सो दैट्स कैन नॉट हैपन एनीमोर। तो दिस इज समथिंग व्हिच इज रियली एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और ये चीज़ आपके साथ शेयर करनी ज़रूरी थी। अच्छा, साथ में जो है मैं लिंक भी मैं शेयर कर दूँ। ये जो है मेरी स्ट्रीम, ये यूट्यूब पे नहीं हो रही है, ये फेसबुक पे है। तो आप फेसबुक से ही मुझे ज्वाइन कर सकते हैं स्टूडियो में। लिंक मैंने अब शेयर कर दिया है। ऑल यू हैव टू डू इज़ क्लिक ऑन दैट लिंक, तो आप मेरे साथ यहाँ पे स्टूडियो में आ जाएँगे, और उसके बाद जो आप कहना चाहते हैं वो आप कह सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आपके पास थोड़ी-सी क्वाइट प्लेस हो, अगर पीछे बैकग्राउंड में नॉइज़ वगैरह है तो उससे थोड़ा-सा प्रॉब्लम बन जाता है।
यू डोंट नीड टू हैव अ वीडियो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वीडियो अपना ऑन करें, सिर्फ आप अपने फ़ोन के ज़रिए आप ज्वाइन कर सकते हैं कैमरा अपना ऑफ करके विद दी ऑडियो ओनली। एंड कोई ऐसा कंसर्न जो आप शेयर करना चाहते हैं, कोई ऐसी बात जो आप जो प्लेटफॉर्म पे लेके आना चाहते हैं, बाय ऑल मीन्स आप कहिए। रिसेंटली काफ़ी हमारी बातें जो हैं वो हुई हैं लाल उनसे भी, जो उन्होंने इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम, ज़कात का सिस्टम, इन सारी चीज़ों पे जो उन्होंने बातें की हैं, उसका मेरी तरफ से रिस्पॉन्स आया। उस पे आप कोई बात करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन आप रखना चाहते हैं, कोई अपनी तरफ से आप शेयर करना चाहते हैं, बाय ऑल मीन्स यू आर मोस्ट वेलकम। आप इस लिंक को क्लिक करके आप जॉइन कर सकते हैं। ये बेसिकली दैट्स उसका पर्पस ये है। बाकी उसके अलावा हमारे जो कुछ और चीज़ें हैं, मैं वो ज़रूरी हैं, मैं कहना चाहूँगा। एक तो जो ज़लज़ला आया है अफ़गानिस्तान में, दैट इट हैज़ डेवास्टेटेड लाइव्स, तो उसके लिए कैंपेन्स स्टार्ट हैं ऑलरेडी। लोग मदद कर रहे हैं। आप भी जिस तरह से कर सकते हैं, इस वक्त हमारे जो अफ़गानी बहन-भाई हैं, उन पे जो एक मुश्किल आई है, उसको हम हल करें। पाकिस्तान के वो जो बॉर्डर के इलाके हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है ज़लज़ले के हवाले से, वहाँ पे जो हम सपोर्ट कर सकते हैं, वो हम ज़रूर करें, जितना कर सकते हैं। आई थिंक मोर वी डू द बेटर इट बिकम्स। तो ये हमें एक इट इज़ समथिंग दैट इज़ रियली इम्पोर्टेंट। नाउ उसके साथ-साथ कुछ और हमारी जो पॉलिटिक्स है उसमें जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उसको मैं बड़े गौर से देख रहा हूँ कि किस तरह से लिबरल्स, एथियस्ट्स खामोशी के साथ वो अपना काम कर रहे हैं। नाउ एक चीज़ जो बड़ी इम्पोर्टेंट है कि हम हमेशा से कहते हैं कि खामोशी से काम कर रहे हैं। अभी मैंने भी ये बात कही, बट द ट्रूथ इज़ कि वो खामोशी आहिस्ता-आहिस्ता आवाज़ में बदलती बदलती जा रही है। और यहाँ पे हमें ज़्यादा हमें चाहिए होगा रोबस्ट किस्म का रिस्पॉन्स। इसलिए कि जो ये काम पहले छुप के करते थे, आया नहीं होते थे, पर्दों में करते थे, बिटवीन द लाइन्स बातें कहते थे, अब उन्होंने खुल के कहना शुरू कर दी हैं। अवैस इकबाल इज़ वन एग्ज़ाम्पल कि कुछ अर्सा पहले वो इतने ज़्यादा थ्रेटन फ़ील कर रहे थे कि मेरी एक वीडियो जिसमें उन्होंने सब मुसलमानों को चैलेंज किया, अपने बड़े-बड़े उन्होंने जो नाम बताए कि मैं फ़लाँ-फ़लाँ नाम की बदौलत मैं आप लोगों को मैं शिकस्त दे सकता हूँ मुसलमानों को, जिसमें नीतशे का नाम उन्होंने लिया, कार्ल सैगन का नाम लिया एंड सो फ़ोर्थ। तो मैंने वो उनका वो चैलेंज एक्सेप्ट किया कि ठीक है, आइए आपसे डिबेट करते हैं। तो उनकी तरफ से बड़े वो प्राइवेट मैसेजेस, और अब मैं इसलिए कह सकता हूँ कि बिकॉज़ ही ब्रोक हिज़ प्लेज, मेरी उनसे ये बात हुई थी कि मैं वो वीडियो रिमूव करूँगा, कभी उस पे बात नहीं करूँगा। या कम से कम उस वक़्त की बात है कि मैं उस पे बात नहीं करूँगा। और वो ऐसी हरकतें छोड़ देंगे। उन्होंने ये भी कहा मैं फ़ेसबुक भी छोड़ रहा हूँ, सारा कुछ। तो कुछ अरसा गुज़रा, नाउ वी हैव कम टू अ स्टेज जहाँ पे ना सिर्फ़ वो जो इस्लामाबाद में उन्होंने इदारा बनाया है, वहाँ से वो पब्लिकली एथियस्टिक व्यूज़ को वो प्रोपेगेट कर रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मज़हबी लोग हमारे बारे में ये कहते हैं। इज़ दैट रॉन्ग? ऑब्वियसली नॉट, वो उनका राइट है, वो तो उसमें तो कोई इश्यू नहीं है। हाउएवर मैं आपसे जो बात करने का मकसद है वो ये है कि पहले ये लोग इस तरह से खुल के सामने नहीं आते थे। लेकिन ऑब्वियसली हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में, हमारे पाकिस्तान का जो अंदर जो माहौल है उसमें कोई तो ऐसा सब्सटेंटिव चेंज हुआ है कि व्हाट यूज्ड टू बी डन हिडन एंड विद इन फ्यू मंथ्स वो सारे का सारा ओपन हो रहा है। अब एक ओपन कि हाँ ठीक है जी, वो एथियस्ट हैं, मज़हबी लोग, आप और तरह के लोग हैं, हम और तरह के हैं, तो कहीं न कहीं से कोई ना कोई प्रोटेक्शन तो मौजूद है। व्हिच अगेन इज़ फाइन, यू नो, आई एक्चुअली लाइक दैट आइडिया। मुझे ये आइडिया ज़्यादा अच्छा लगता है कि लोग खुल के बात करें, क्योंकि जब आप खुल के बात करें तो उससे एक डायलॉग क्रिएट होता है। उससे फिर एथियज़्म की फैलेसीज़ सामने आती हैं। एथियज़्म की जो बड़ी-बड़ी गलतफ़हमियाँ लोगों को दुनिया में फैलाने की कोशिश करते हैं, वो सामने आती हैं। उन पे हम बात कर सकते हैं, एंड आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। बजाय इसके कि वो बस बिटवीन द लाइन्स ऐसे वो इन्फॉर्मेशन सीप इन करते रहें, वो ठीक नहीं है। लेकिन अगेन इट्स एन इम्पोर्टेंट इवेंट नेवरदलेस इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट्स, ये इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है और हमें इस पे नज़र रखनी होगी। सर्टेनली मेरी उस इदारे पे नज़र है। कभी उनसे बातचीत हो तो ज़रूर करेंगे। अच्छा हाँ, इस पे एक क्वेश्चन भी है, मैं ज़रूर एड्रेस करना चाहूँगा। वो मुझे इतना ज़्यादा भी बात करते-करते मेरे ज़हन में आया, इतना ज़्यादा लोगों ने मुझे भेजा व्हाट्सऐप पे भी और ईमेल्स और मैसेंजर पे तो बहुत ज़्यादा, कि अवैस साहब ने एक किताब अपनी पब्लिश की है, एरो ऑफ टाइम, एरो फ्रॉम टाइम, समथिंग कुछ इस तरह का नाम है उसका, व्हिच इज़ फाइन, आपको किताब की हमेशा कदर करनी चाहिए। तो उसकी जो तकरीब रूनुमाई हुई है वो यहाँ पे लाहौर में हुई, कासम अली शाह साहब की फाउंडेशन में। तो लोगों ने मुझ पे बड़े ट्विटर पे भी आगे पीछे कि ओ देखो भैया अब तो फतवे लग जाएँगे, कासम अली शाह पे भी कैसा लगा देगा। तो
I was reading and laughing. Why? Why should I do that? अवैध साहब की एक ज़ाती उनकी किताब है जो कि कमर्शियल उनका एक्सरसाइज, ज़ाहिर सी बात है वो फ्री में तो किताब नहीं है, अगर है तो बड़ी अच्छी बात है, बट आई डोंट थिंक दैट वुड बी द केस। कासिम अली शाह साहब का अपना एक प्राइवेट इदारा है जिसमें वो लोगों को सहूलत देते हैं, उसको यानी कि प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि लोग आएँ अपने आइडियाज़ डिस्कस करें। इनके दो प्राइवेट लोगों का आपस में प्राइवेट बिजनेस है, मुझे उससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है? व्हाई शुड आई माइंड दैट? यानी द पॉइंट इज कि इन लोगों का माइंडसेट ये है कि डोंट प्ले द बॉल, प्ले द मैन। कि कभी भी ये बॉल नहीं खेलते, ये बंदे को खेलते हैं, कि उसको डिस्क्रेडिट कर दो। और इल्जाम ये है कि जो मजहबी लोग हैं ये फतवे लगा देते हैं। भाई एक किताब है, एक इदारे में उसकी तकरीब रूनुमाई हो रही है, व्हाट इज रॉन्ग विद दैट? इसमें क्या इशू है? हाँ, उस किताब को हम पढ़ेंगे, उसमें कोई ऐसी बातें हुई जिनका रिस्पॉन्स अगर जरूरी हुआ तो वो ऑफ कोर्स वी विल डू दैट, आई मीन वो इशू नहीं है। लेकिन ये कह देना कि किताब जो है वो आप पब्लिश हुई है तो मैं फतवे लगाना शुरू कर दूंगा, देयर इज नो रीजन फॉर मी टू डू दैट। राइट, मेरे साथ गुलबदीन यासीन साहब ने ज्वाइन किया है, मैं लाइन पे लेता हूँ। गुलबदीन ब्रदर, आप मेरी आपसे पहली दफ़ा बात होने लगी है, तो आपको लाइन पे लेने से पहले मैं एक छोटी सी बात मैं अर्ज़ कर दूं कि चूंकि इस वक्त हम लाइव हैं, तो इसमें जो हम बातचीत करते हैं उसमें गुफ्तगू की जो क्वालिटी है उसका ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। यानी कि वो बातें जो किसी को हर्ट करें, मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो, हर्ट करना तो कभी भी अच्छा आइडिया नहीं है। तो काइंडली इस इज़्ज़त एहतराम की जो हमारी तहजीब का हिस्सा है उसका आप ख्याल रखिएगा। आई वेलकम यू ऑन बोर्ड। अस्सलाम वालेकुम, आप लाइव हैं, खुद को अनम्यूट कीजिए और बताइए आप क्या कहना चाहेंगे। गुलबदीन, आप म्यूट हैं। अ, सर आपको खुद को अनम्यूट करना होगा, मैं आपको अनम्यूट नहीं कर सकता। आप अपनी स्क्रीन, अगर मेरी आवाज़ आपको आ रही है तो आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन पे अनम्यूट का एक बटन होगा, काइंडली उस पे आप क्लिक कीजिए। जी, अब आपकी आवाज़ आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? सर कैसे हैं? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक-ठाक, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र जी, दुआएँ आपकी। बस मैं अभी ड्यूटी करके वापस आया था। बस अक्सर सोशल मीडिया पे आपकी वीडियोज़ वगैरह देखता रहता हूँ। स्पेशली जो आपकी एफर्ट्स जा रही हैं, हम बहुत उसको एप्रिशिएट करते हैं और बहुत कुछ सीखते भी हैं, जो आप वेरी एथियिज़्म मच। के खिलाफ ख़ास तौर पे जो एफर्ट कर रहे हैं। तो बस बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी ये वेरी सीधी-सी काइंड, बात है, मैं अभी थैंक यू। ड्यूटी से आया और मुझे पता भी नहीं है कि मौज़ू क्या चल रहा है। नहीं, नहीं, आराम कीजिए। नहीं, आज मौज़ू कुछ नहीं चल रहा है, आज बस गुफ्तगू कर रहे हैं, कुछ अपडेट्स का राउंड अप है, उस पे हम बात कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर मौज़ू नहीं है हमारा आज। अच्छा, अच्छा। चलें, अच्छा, आप आराम मेरे कीजिए, ज़हन अभी में ना आपने एक सवाल था, मैं सवाल एक कर अच्छा, सकता हूँ? जी, जी, फरमाइए, फरमाइए। अच्छा, अक्सर जो है ना मतलब ये सवाल मैंने बहुत जगह पे सुना भी है, लेकिन कुछ सैटिस्फाई नहीं मैं हो पा रहा हुँ, कि जो अल्लाह ताला की ज़ात है, हुँ, ज़ाहिर बात है, अल्लाह पाक का शुक्र है कि हम मुसलमान हैं माशाल्लाह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला की जो ज़ात है, तो वो उसके वजूद पे जो है ना मतलब हमेशा मतलब बार-बार ज़हन में शकूक व शुबहात आते रहते हैं हुँ, कि मतलब कैसे स्टार्ट हुआ एकदम से, मतलब खुद ब खुद कैसे वजूद में आया, मतलब वो सैटिस्फाई मैं आज तक नहीं हो पा रहा। हुँ। मैं खुद जब मैं यूके में था तो हमारे शहर से बाहर एक पहाड़ी सिलसिला था, चिल्टन हिल्स। बहुत तवील सिलसिला था। तो मैं खुद वहाँ पे जाके बड़ा टाइम ये चीज़ें मैं देखता रहता था। यानी मेरी ज़िंदगी में जो मेरे सबसे बड़े राज़दां हैं, मेरे वालिद साहब हैं, मेरी कोई चीज़ उनसे छुपी हुई नहीं है। लेकिन ये बात उनको भी मैंने नहीं बताई थी कि मैं खुद ही वहाँ पे जाके घंटों में दरख़्त से टेक लगा के बैठता रहता, और उस ज़माने में हालात भी बड़े ख़राब थे। हालात ख़राब हों तो इंसान वैसे, यानी अल्लाह ताला से इंसान दूर उस वक़्त होता है जब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हों या हालात बहुत ज़्यादा अच्छे हों। तो हालात भी बड़े ख़राब होते थे, तो वो बैठ के बड़ा ना सोचना कि यार ये क्या हो रहा है, सो फोर्थ। तो मुझे भी इन चीज़ों की समझ नहीं आती थी। तो मैंने जब फ़िलॉसफ़ी को पढ़ना शुरू किया कि इस सवाल का जवाब ढूँढे तो सही हम। तो मैं बेसिकली इस नतीजे पे पहुँचा हूँ, और फ़िलॉसफ़ी में ये सेटल्ड आर्गुमेंट है कि अगर तो कोई चीज़ वजूद में आती है तो उसके बारे में हम ये सवालात पूछ सकते हैं कि वो वजूद में, वो ज़ात कैसे आई है? जैसे अल्लाह ताला की ज़ात कैसे वजूद में आई है? बट द वेरी फैक्ट कि अल्लाह ताला की ज़ात वजूद में आई ही नहीं है, एट नो पॉइंट एग्जिस्टेंस, ऐसा नहीं है कि एग्जिस्टेंस किसी स्टेज पे स्टार्ट हुई हो। तो इसलिए ये सवाल जो है ये फिलोसॉफिकली फ्लॉड क्वेश्चन है। यानी 2 चीज़ें हैं इसमें, आप कंपैरिज़न अगर करें फिलॉसफी में, एक को हम कहते हैं
कॉज एंड इफेक्ट, इसे उर्दू में हम कहते हैं इल्लत व मालूल का सिलसिला, और दूसरा जो है वो है प्राइम रियलिटी उसे कहा जाता है। इल्लत व मालूल का सिलसिला यानी कि ये चीज़ किससे बनी है, ये फलां से बनी है, फलां किससे बनी है, ये और फलां से, और फलां किससे बनी, और फलां से। तो ये चलते 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 एक टाइम आता है कि वी हैव टू स्टॉप। तो अगर हम नहीं स्टॉप करेंगे तो फिर हम इन्फिनिट रेग्रेशन का शिकार हो जाएंगे। इन्फिनिट रेग्रेशन जिसे कहते हैं लामुतनाही सिलसिले, वो चलती रहेगी एंड नथिंग विल एक्सप्लेन। सो इट इज़ नेसेसरी कि एक पॉइंट ऐसा हो कि जिसके पीछे एक ऐसी ज़ात हो जो फर्स्ट कोज है, जहां से ये इल्लत व मालूल का सिलसिला स्टार्ट हुआ हो। और जितने भी ये रूल्स होते हैं कि कौन सी चीज़ कैसे बनी, जैसे मैंने कहा कि फलां चीज़ फलां से बनी, फलां फलां से बनी, ये नेसेसरी है कि उस ज़ात पे ये रूल्स अप्लाई ना करते हों, क्योंकि जब उस पर अप्लाई होंगे तो अगला सवाल होगा फिर उसने उसको किसने बनाया, और फिर उस पर सवाल होगा अच्छा फिर उसको किसने बनाया, फिर उसको। तो वो सारी की सारी बहस हमारी जो है वो लामानी हो जाती है। इस पे बड़े बड़े हमारे जो फिलोसफर्स हैं उन्होंने काम किया है। जो टिपिकली जिनको स्कोलास्टिक फिलोसफीज कहा जाता है, उसमें जो आर्गुमेंट्स है खुदा के, उनमें से एक ये भी है कि जो इन्फिनिट रेग्रेशन है वो इन अनथिंकेबिलिटी है। एक देयर हैज टू बी अ प्लॉजिबल आंसर, और प्लॉजिबल आंसर, और इसमें से मैं आपको कोई बस भी रेफरेंस नहीं दे रहा, ये प्योर मैं आपको फिलोसफी की बात कर रहा हूँ कि फिलोसॉफिकली इट नेसेसिटेट्स कि कोई ऐसी ज़ात हो, नंबर वन, जो इस सिस्टम से बाहर हो, और नंबर टू ये कि वो ज़ात, उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो कंटिंजेंट ना हो, यानी कि वो किसी और चीज़ पे डिपेंड ना करती हो, बल्कि वो मुकम्मल तौर पे बेनियाज हो हर चीज़ से। दैट इज हाउ वी मेक सेंस ऑफ गॉड। असल में एक दिन हम 3-4 दोस्त बैठे हुए थे, तो जी। हमारे साथ एक और लड़का अच्छा, था मैं जसवाल गुलबदीन का। आपका मैं एक कथा कलामी की माजरत में आपका एक दो कमेंट्स लेके फिर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। डार्विन, ज़िया, देसी न्यू, ये सारे हमारे भाई भी वेट कर रहे हैं, तो जी, इसलिए काइंडली अगर बहुत आप। शुक्रिया। जी, श्योर। फरमाइए, फरमाइए। अब मैं आपकी अब कमेंट आपका लेके मैं आपसे मैं रुखसत चाहूँगा। आप बता रहे थे आप कुछ अच्छा दोस्तों के मैं साथ बैठे हुए थे। मैं दोस्तों के साथ हम बैठे हुए थे 3-4 लड़के, तो एक दिन मुझे हुँ, एक दोस्त कहता यार हम मुसलमान हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं और अच्छे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हुँ, यार कभी-कभी ज़हन में ख़्याल आता है कि ये जिन-जिन चीज़ों पे हमारा ईमान है, मरने के बाद ऐसा होगा, जी, तो जी। ये सारे मामलात हैं। तो आज हुँ। तक वापस तो कोई आया ही नहीं हमें बताने कि यार सीधे हो जाओ, नहीं तो बड़ी फैंटी लगने वाली है। तो ट्रू। ये अगर हमारे मरने के बाद अगर वैसा सब कुछ ना निकला तो फिर क्या होगा? ये हुँ। हमारी नमाज़ें और रोज़े और सारे सदके खैरात और सारी नेकियाँ किधर जाएँगी? तो हमारे साथ एक लड़का बैठा था, वो कहता है यार ना होने की तो वो अलग बात है, अगर हो गया तो कम से कम हमारे पास कुछ ना कुछ तो होगा ना। देखिए, ये एक आर्गुमेंट जो है ये बहुत पुराना आर्गुमेंट है। ये हज़रत अली से भी एट्रिब्यूट किया जाता है कि उनसे भी किसी ने पूछा कि अगर मरने के बाद सारा कुछ ना हुआ तो उन्होंने कहा कुछ भी नहीं, ज़िंदगी में मैं दुनिया में एक मैं पाक साफ अखलाकी ज़िंदगी गुजारूँगा जिसमें किसी को हर्ट नहीं कर रहा है। इनकी जो भी इस्लाम का अखलाकी पहलू है वो सारे का सारा मैं एन्जॉय करूँगा इस दुनिया में, और सुकून के साथ मैं मरूँगा, और मरने के बाद चूँकि कुछ भी नहीं है तो आई विल हैव नथिंग टू वरी अबाउट। लेकिन अगर सारा कुछ है, तो मैं तो इस दुनिया से जो साथ लेके जाऊँगा अगले जहाँ वो काम आएगा, तुम क्या करोगे? व्हाट विल यू डू? तो ये आर्गुमेंट साउंड है, बहुत पुराना है, लेकिन बड़ा साउंड आर्गुमेंट है। और जो लोग ये कहते हैं कि कोई हमें आके ना बताए, तो बोल किसी ने आके हमें ये भी तो नहीं बताया ना कि कुछ भी नहीं है, मौजें करो दुनिया में। और फिर वो मौजें जो है वो एक बिल्ट इन हमारा सिस्टम है, वो हमें करने भी नहीं देता। सूरह शम्स में उसका बड़ा खास तौर पे ज़िक्र किया गया है, जहाँ से हमें एविडेंस मिलता है कि एक्चुअली जो हमारे अंदर चल रहा है, एग्ज़ैक्टली उसी की कॉमेंट्री हमें सूरह शम्स में अगर मिलती है, और वो इतनी प्रिसिजन के साथ मिलती है, दैट टेल्स अस कि देयर इज, ये उसी क्रिएटर की जुबान हो सकती है, उसके अल्फाज हो सकते हैं कि जो हमारे अंदर की एक चीज बोल रही है। सो यू नो द नंबर ऑफ डिफरेंट एविडेंसेस कम टुगेदर। खैर, मैं आपसे गुलबदीन इस स्टेज पे मैं इजाजत चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया सर आपने वक़्त दिया। लगा। ऐसा प्लेजर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज। Right, Darwin with क्वेश्चन मार्क। अच्छा गुलबदीन, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो आप अब अपना ब्राउज़र बंद कर सकते हैं। क्योंकि अब आप लाइव नहीं है तो आपके जो वो रिसोर्सेज हैं वो आपके ज़ाया हो रहे हैं, आपके इंटरनेट एंड सो फोर्थ। जी डार्विन, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो वेलकम टू द शो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम कैसर साहब, कैसे हैं? ठीक जी, हैं? वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं आप? सर, मेरा आपसे यह सवाल है, ठीक है, कि आप जो है ये नजरिया इर्तिका को क्यों नहीं मानते हैं? इसी वजह से कि मैं उमरू यार की कहानी को ठीक नहीं मानता, या टार्जन की कहानी को ठीक नहीं मानता, या बाकी जितनी फेरी टेल्स हैं मैं उनको ठीक नहीं मानता, फॉर सेम रीजन। नहीं, ये कहानी तो है नहीं, ठीक है। आप अगर रिसर्च करेंगे तो दुनिया में जितने भी साइंसदान हैं, ठीक है, सभी इसको मानते हैं।
हम्म। तो यही तो नजरिया वो मुझे पेश करता है जी। मुझे कोई इसका सही आर्गुमेंट दीजिएगा आज। मुझे साइंसदान मानते हैं ये आर्गुमेंट नहीं है। तो साइंसदान का अपना माइंड चेंज कर सकते हैं। साइंसदान इससे पहले भी बड़ी बड़ी गलत बातों को मान चुके हैं, बड़ी बड़ी। ये जियो सेंट्रिक मॉडल को साइंसदान ही मानते थे। कायनात अजली है, हमेशा से है, ये बात भी साइंसदान ही मानते थे। नहीं नहीं, तो लेकिन पहले साइंस इतनी एडवांस थोड़ी ना थी, ठीक है। अगर आज किसी चीज को आज अगर हम मानते हैं, ठीक है, जमीन गोल है, तो ये नहीं कि आप इसी जी इंतजार में बैठे कि नहीं एक दिन साइंस आएगा कि साइंस कहेगा कि जमीन जो है वो गोल जी नहीं है, ठीक है। नो सर, अगेन ये कोई आर्गुमेंट कोई इतना पावरफुल नहीं है, इसलिए कि इवोल्यूशन की जो मॉडर्न जो इवोल्यूशन इस वक्त हमारे पास जो है, इसकी बेसिस जो हैं, ये हमें 1860s में मिली थी, वेयर एज 1920s तक साइंसदान ये समझते रहे कि कायनात अजली है। तो ये नहीं है कि मैं हजारों साल पुरानी बात बता रहा हूँ, ये सब ये डार्विन के बाद की बातें मैं आपको बता रहा हूँ। स्वाय जियोसेंट्रिक के वो पहले की बात थी, दैट इज ट्रू। और इवन 1991 तक अगर आप और आगे आना चाहते हैं, दुनिया के सारे साइंसदान यही मानते थे कि दिल सिर्फ खून पंप करता है, इसका जज्बात को, इमोशंस को प्रोसेस करने से कोई ताल्लुक नहीं है। तो उसके बाद उनका भी व्यू चेंज हो गया 1991 में, जब हमें पूरे का पूरा जिसे हार्ट ब्रेन कहते हैं, 40,000 न्यूरॉन्स का एक पूरे का पूरा सिस्टम हमारे दिल में दरियाफ्त हुआ। तो कहने का मतलब है कि साइंसदान मानते हैं, ये कोई साइंटिफिक आर्गुमेंट नहीं है। मुझे आप अपना आर्गुमेंट दें जिससे मैं कन्विंस हूं, नहीं, और मैं अगर कहता हूँ मेरा ये तो उतना जाहिर सी कन्विंस बात है, करना। अगर आपके पास सबूत है, ठीक है, अगर आपके पास सबूत है तो इस चीज को रद्द हो जाए, इसको रद्द करें, ठीक है, नोबेल प्राइज हासिल करें। नोबेल प्राइज की क्यों, मेरे आपके नजदीक नोबेल प्राइज की अहमियत मेरे नजदीक क्यों होगी, जबकि एक अवार्ड बना ही कत्लो खून के पैसे से है। डायनामाइट का मर्चेंट, जिसने ये अवार्ड बनाया ही इसलिए था कि उसके मरने की खबर गलत छप गई थी, वो जिंदा था तो कोई गलत खबर छप गई, और उसमें जो खबर थी वो थी कि मौत का सौदागर मर गया। तो उसे एहसास हुआ कि मैं कितना बुरा आदमी हूँ, लोगों को मार रहा हूँ, तो उसने उसे फंड क्रिएट कर दिया। व्हाई शुड आई केयर अबाउट दैट? मुझे क्यों उसकी जाहिर सी वजह बात है, ठीक है, हमारे पाकिस्तान में जो है अभी तक जो है 2 लोगों को मिला, तीसरा अगर आप होंगे तो जाहिर सी बात है आपको व्यूअर्स जो है उनको भी से बड़ी आई खुशी डोंट केयर, होगी। आई डोंट केयर। यानी कि तो आपका क्या ख्याल है कि दुनिया में जितने लोग डार्विनिज्म को ठीक मानते हैं उन सबको नोबेल अवार्ड मिला हुआ है? देखिए, कोई नहीं, डीप उसको अच्छा रद्द करने साइंटिफिक वाले को आर्गुमेंट आप मिलेगा, ठीक है। अभी अगर आप उसको मेरी रद्द करेंगे तो आपको मिलेगा ना। नहीं 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 मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ डार्विनिज्म में अभी तक जो कहानियां जो हमें बताई जा चुकी हैं उसमें कौन कौन सी हैं। मिसाल के तौर पर डार्विनिज्म में हमें एक कहानी की बताई गई है कि हमारा जो एम्ब्रियो है, जो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट है, जो माँ के पेट में जो बच्चे की जो मुख्तलिफ जो सूरतें बनती हैं, वो एमुलेट करती हैं हमारी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को। इसको हेगल्स फ्रॉड भी कहा जाता है, जो जर्मन साइंटिस्ट था जिसने ये फ्रॉड किया लोगों के साथ, उसको ये बताया। और बच्चों को इतना अरसा हम पढ़ाते रहे स्कूल में कि जो माँ के पेट में बच्चे की एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो ऐसे ही होती है। पर देन वी नाउ कि वो सारे का सारा झूठ था, फ्रॉड था। तो जिस आदमी ने उसे एक्सपोज किया, क्या उसे कोई नोबेल प्राइज मिला इस बात पे? जिस आदमी ने डार्विनिज्म के बाद नियो डार्विनिज्म जो मॉडर्न सिंथेसिस है, वो कितने लोग हैं उनमें से जिनको मिला नोबेल प्राइज? डेनिस नोबेल को नोबेल प्राइज क्यों नहीं मिलता? नहीं सर, क्योंकि आप मेरी बात सुने ना, इवोल्यूशनिस्ट है आप लेकिन कदीर डार्विनिस्ट कुरैशी, नहीं है। नहीं मेरी बात सुने, आप हम्म। कदीर कुरैशी साहब जो हैं, ठीक है, आप उनसे ज्यादा पढ़े लिखे इंसान हैं। मैं जानता नहीं उनके बारे में, स्वाय इसके कि वो जो उनका एक शायद वो कोई, मैं उनके बारे में ग्रुप जानता हूँ, मैं चलाते कोई हैं, ज्यादा नहीं जानता। जी जी, उनका ग्रुप उनका है, मुझे अंदाजा है। मेरे बारे में उन्होंने एक दो अच्छा, बड़ी तो आर्टिकल्स जब भी लिखे वो हैं, लोग, ठीक है जी, मेरे यहाँ पे आरोप है। वहां पे कितने पढ़े लिखे लोग हैं वो मानते हैं, ठीक है। हम्म। तो हमने तो जो सीखा इसी ग्रुप से सीखा है, तो मुझे जाहिर उस सी ग्रुप बात से है। आपने मुझे बड़ी खुशी होगी डार्विन साहब, उस ग्रुप से जो आपने सीखा है, मुझे एक ऐसा इररिफ्यूटेबल आर्गुमेंट दें जिसको सुन के मैं कहूं कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आज के बाद मैं भी डार्विनिस्ट हो गया हूं। प्लीज गिव मी वन, जस्ट वन। नहीं, जाहिर सी बात है, हमने जितने वीडियो देखे, ठीक है, जहां से फॉसिल्स की बात हो, इसकी बात हो, ये वो डायनासोर इधर उधर, ठीक है, तो इन चीजों को अगर आप इधर इधर उधर फिर ना करें थोड़ा ना मजहब को जुदा मुझे करके बताए ना फिर, सोचेंगे ना। नहीं फिर मुझे इधर उधर ना बताए ना, मुझे वो बताइए कि लेकिन इस चीज ने मुझे कन्विंस किया है, मुझे वो बताएं और फिर मुझे भी कन्विंस कर लें। नहीं, मैं तो आपको कन्विंस नहीं कर सकता, ठीक है। जब हम ग्रुप में बोलते हैं कि बिल्कुल ये सच है, ठीक है, अगर कोई इसको नहीं मानता, अपनी जहालत की वजह से नहीं मानता, और तो आप आपके लोगों के नजदीक पास मैं जब जाहिल बात हूं करते हैं तो और आप आप उसको कहते हैं मानते हैं कि और आप पढ़े लिखे हैं, राइट? श्योर, जी ऐसी बिल्कुल। बात है। फेयर इनफ। तो अब मैं आपके नजदीक एक जाहिल नहीं, आदमी मैं हूँ, आप पढ़ा पढ़े लिखा लिखे नहीं हूँ, आदमी हैं। लेकिन जो मानते हैं वो पढ़े लिखे अच्छा, लोग हैं, भाई आप भी तो इसको ठीक जैसे मानते हैं ना, कदीर आप भी पढ़े कुरैशी लिखे साहब आदमी हैं। हैं। मैं नहीं मानता, मैं जाहिल आदमी हूँ। तो आप क्यों नहीं एक जाहिल आदमी की मदद करते, उसको बताएं कि ये डार्विनिज्म का मेरे पास बेस्ट सबूत है,
मैं भी मान जाऊंगा, मैं भी पढ़ा लिखा हो जाऊंगा. गो ऑन प्लीज, गिव मी वन. नहीं सर, आप मुझसे तो ज्यादा खुद ही, ठीक है, आप मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आप खुद अगर रिसर्च करेंगे, ठीक है, थोड़ा मजहब को साइड पे रखकर, अब तो आप व्हाई डू इस यू चीज को ना थिंक कि पूरी मैं तरह से इसको, समझ पाएंगे। व्हाई डू यू थिंक, आपने मेरे इवोल्यूशन पे कितना काम देखा है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे आप बताएंगे कि कभी मैंने मजहबी हवाला दिया हो उसमें, स्वाय एक वीडियो की नहीं, तरह आप तो मैंने स्वाय बिल्कुल इसको मीडिया पूरा का बिल्कुल भी हवाला नहीं दिया मानते, हो. आप कहते हैं कि ये झूठ है, और इस दिन आप लोगों ने स्ट्रीम ये किया भी कि गलत हमारे बात पास है, तो सबूत है। ये भी गलत बात है, ये भी गलत बात है कि मैं उसको बिल्कुल नहीं मानता. जो अडेप्टेशन है, जिसको माइक्रो एवोल्यूशन भी कहा जाता है, आई हैव नो प्रॉब्लम विद इट. हाँ, जो उसका डार्विनियन मैकेनिज्म है, मैं उसको नहीं मानता कि ये सब खुदकार तरीके से होता है और ये रैंडम म्यूटेशन होती है और नेचर उस पे एक्ट करती है और फिर उसको रैंडमली सिलेक्ट कर देती है. मैं इस बकवासियात को चलें नहीं सर, मानता, इसको इसलिए कि छोड़े, मेरे कि साथ आपसे एक दूसरा साइंटिफिकली प्रूव सवाल है बिल्कुल मेरा। है. नहीं, पहले आपसे मैं एक बात पूछना चाहूंगा. आपने कहा कि आपके पास जी। सबूत हैं, तो मैं इतनी देर से आपसे सबूत ही मांग रहा हूँ ना, मुझे एक दे दें, बात नहीं, खत्म हो जाएगी. मैं तो यही बात कर रहा था, ठीक है, मैंने जो कुछ सीखा इसी ग्रुप से सीखा, ठीक है, यहाँ तो पे मुझे भी कुछ सिखा देना एक वीडियो, आधी बात कि आपने तस्वीर, कौन सी सीखी है. ये वो आप खुद आए ग्रुप में, देखे, सवाल करें, ठीक है, आप सवाल करें, वो आपके जवाब देंगे, फिर आप उनसे कमेंट्स में बात कर सकते हैं, ठीक है, इनमें ये चीजें मिसिंग है, आप वो आपको आज बताएंगे, नहीं नहीं ये चीजें ऐसे ऐसे है। मैं आपको एक आखिरी बार, डार्विन साहब, एक आखिरी बार मैं आपको आपसे मैं पूछता हूँ, क्या आज आपके पास कोई ऐसा सबूत है जो आप मुझे दे सकते हैं कि डार्विनिज्म बिल्कुल ठीक है? नहीं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम. क्या ये पॉसिबल है आप, और ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आपने कहा कि आप, मैं जाहिल आदमी हूँ, आप पढ़े लिखे आदमी और आपने बड़ा नहीं कुछ इस सर, ग्रुप से मैंने सीखा, नहीं मैं कहा कि आप समझ. जाहिल हो, मैंने कहा उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, कि जो लोग इसको अच्छा, नहीं मानते, या अपनी जहालत की वजह से नहीं मानते, या अपनी मजहब की किताबों की ठीक वजह है. से नहीं मानते। आप एक ठीक है, कोई बात नहीं, आप एक काम करें फिर, उस क्यों नहीं आप उस हम्म। ग्रुप में जाते हैं, और उस ग्रुप के कुछ लोग थे, एक दो के तो नाम भी मेरे जहन में, इब्राहिम अहमद साहब एक थे, एक एलिमेंट्री साहब थे, वो तो बड़े जोशो खरोश से आके बातें किया करते थे. तो अब तो मैं लोगों को लाइव प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता हूँ, आप आए हैं, मैं आपसे इज्जत एहतराम से बात कर रहा हूँ, कोई इंसल्ट नहीं है, कोई इसमें ड्रोगेटरी रिमार्क्स नहीं है, पूरा आपके पास टाइम है. तो उस ग्रुप के लोगों से जाके कहें, चाहे तो कदीर कदीर कुरैशी साहब से कहें कि कभी वो तशरीफ लाएं, मेरे साथ बात करें. मेरे पास आपको इज्जत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा. आर्गूमेंट्स हैं आपके, मैं एक्सेप्ट करूंगा जो भी आपके आर्गूमेंट्स होंगे, उसमें आप साइंटिफिकली उनको सपोर्ट कर सकें. तो ये बेहतर बात नहीं है कि आप उस ग्रुप में जाके कहें कि आपके जो सबसे ज्यादा इवोल्यूशन को ठीक समझने वाले साहब हैं, वो मुझे ज्वाइन करें, लाइव पब्लिक के सामने आके हम बातचीत कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है इसमें? नहीं, अब वो आएगा नहीं आएगा वो तो मुझे नहीं पता ना। आप जाके ये चले पैगाम सर, तो दे सकते हैं ना वहाँ पे. इंशाल्लाह जरूर सर, मेरा दस एक क्योंकि उसका दूसरा पता है कम सवाल से कम है। फायदा क्या होगा, डारून भाई? जी। उसका कम से कम फायदा ये होगा कि एट सम पॉइंट आपके दिल में ये बात आना शुरू हो जाएगी कि ये हमें जो इतने ज्यादा सबूत ला के देते हैं, तो एक आदमी कहता है कि प्योर साइंटिफिक बात करेंगे, कोई हम उसमें मजहबी हवाला नहीं देंगे, कुछ नहीं करेंगे, फिलोसॉफिकल और साइंटिफिक बात होगी. तो ये जो हमें इतना बता रहे हैं कि अपना डार्विनिज्म और रिवोल्यूशन ठीक है, तो ये जाके बात करते क्यों नहीं है? एट सम पॉइंट आपके जहन में ये बात आ जाएगी और वहां से हकीकत खुलना शुरू हो जाएगी. नहीं सर, आप और अगर बहुत से यूट्यूब लोग पे जो जाके तकलीफ का देखें ना शिकार सर, है, थोड़ी उनके मेरी जहन बात में सुने, खुलना आप शुरू हो जाएगी. यूट्यूब पे देखें, ठीक है, जितने यूट्यूबर इंडिया के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, ये जी. सारे पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, तो इनका कोई और टॉपिक है, और जब इंसान की बात हो, ठीक है, वो कहते हैं कि ये हमारे आबा व अजदाद है, वो किस चीज की बात करें, वो भी यही डार्विनिज्म की बात करें, तो इसका मतलब ये हुआ कि सब के सब इसको मानते हैं, रॉन्ग, नहीं मानते हैं, फिर यही आप मैं क्यों आपसे नहीं अर्ज कर मानते? रहा हूँ. पहली बात यह है कि ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है कि सब के सब उसको ठीक मानते हैं. दुनिया में बहुत से लोग हैं, बड़ी गलत बातों को मानते हैं, साइंटिफिक कम्युनिटी में, साइंटिफिक कम्युनिटी से बाहर भी बड़ी गलत बातों को मानते हैं. पर साइंस डेमोक्रेसीज पे नहीं चला करती है, साइंस चलती है एविडेंस की बेस पे. मैंने आपसे कब एक दफा भी मैंने आपसे कहा कि दुनिया में इतने इतने साइंटिस्ट हैं, वो फलां चीज को ऐसे, लुक इट्स अ सिंपल थिंग. आप अपने ग्रुप में जाके उन्हें कहें कि भाई, ये बंदा है, आपसे कहता है कि आप समझते हैं कि एवोल्यूशन ठीक है, डार्विनिज्म ठीक है, आप तशरीफ लाएं, आपसे बात होगी. अगर वो नहीं आते हैं तो फिर आपके लिए सोचने की बात होगी कि ये आपके सामने सारी बातें करते रहते हैं, यहाँ पे क्यों नहीं आते. अच्छा, मैं नहीं आपको एक सर, और बात फिर कहता हूँ कि मैं अच्छा उनके जी ग्रुप में जी। भी आने को तैयार हूँ. उस ग्रुप में अगर वहाँ पे लाइव वीडियो की सहूलत मौजूद है, तो वो लिखने वगैरह उसका मेरे पास टाइम नहीं होता, उसके लिए की मेरी तरफ से माजरत, इसलिए कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. अगर वहाँ पे इस तरह से लाइव गुफ्तगू करने की सहूलत मौजूद है, आई एम वेरी हैप्पी टू कम. मुझे इन्वाइट करें कदीर कुरैशी साहब, मैं उस ग्रुप में आने को तैयार हूँ. जी, आप जाएं कदर कुरैशी साहब से जो है बात करें, ठीक है, हो सकता है आप दोनों लाइव आए, हम देखेंगे, या आप खुद उसको यहाँ पे मेरी बुलाएं, तरफ से उन्हें आप पैगाम खुद दे उसके दीजिए साथ कि बात मेरी करें ना। मेरी नहीं, आप आए हैं ना उस ग्रुप की तरफ से,
تو میں نے تو ان سے بات کی نہیں, میں نے لیکن قدیر انہوں نے قریشی صاحب سے بات کی تھی نا, میں نے کہا یہ کیسر صاحب اس چیز کو نہیں مانتے, اس نے کہا یہ اس کے اپنے ذاتی جو مذہبی بنیادوں پہ نہیں مانتا, ٹھیک ہے, وہ بھی اس چیز کو یہ بالکل قریشی اچھی طرح صاحب نے سے بات کہی جانتا ہے کہ جی, کمنٹ سیکشن میں مجھ سے اسی نے بات کی تھی کہ وہ حقیقت میں خود ہی جانتا ہے کہ جی انسانی ارتقا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور آج اب اس مقام پہ ہیں وہ ایوولوشن کی بدولت ہیں. میں اگین میں اس پہ بات نہیں کروں گا اس لیے کہ قریشی صاحب سے بات میں نے نہیں سنی ہے, لیکن اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو انتہائی یہ غیر مہذب بات ہے کہ آپ میرا ویو تو لے لیں اس بارے میں, اس میں کیا پرابلم ہے. خیر میں اس بات میں اب زیادہ لمبی بحث کرنے کا فائدہ نہیں ہے. میری طرف سے آپ کو یہ پیغام ہے کہ اس گروپ میں آپ جا کے کہیں کہ قدیر قریشی صاحب ہوں, ان کے اور کوئی صاحب ہیں جو اس بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں, ود رسپیکٹ ایکڈیمک ڈبیٹ میری طرف سے انہیں پیغام دے دے کہ دعوت ہے, اور اگر وہ مجھے حکم کریں تو میں ان کے گروپ اچھا میں سر, حاضر میرا ہونے ایک دوسرا بھی سوال ہے, اس پہ تھوڑا اگر آپ یہ کام روشنی آپ کر ڈالیں دیں گے تو میری طرف سے. انشاءاللہ میں ضرور اس کے ساتھ بات کروں گا. نہیں, میں تو ایک بہت عام سا ممبر ہوں, ٹھیک ہے, میں تھوڑی نا وہاں کا ایڈمن ہوں کہ کوئی میری بات کو مانے گا, اچھا جلدی لیکن سے میں سوال بات لیجیے ضرور گا, کروں گا. بہت لمبی اب تو میرے بھائیوں کی تعداد جو ہے وہ ویٹ کر رہی ہے. سر بس تو آخری سوال ہے, یہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے بھوت نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, جو جن وغیرہ ہوتے ہیں یہ بھی نہیں ہوتے, تو اس چیز کو آپ کیسے ان سے دیکھتے کہیں ہیں؟ ہوتے ہیں, ان سے کہیں ہوتے ہیں, بات ختم. اس کا کیا جواب نہیں دیا جا سکتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جن نہیں ہوتے, بندہ اس کا کیا, وہ ایک آرگومنٹ پریزنٹ کریں کہ بیسڈ آن دس کیلکولیشن ہم کہتے ہیں کہ جن نہیں ہوتے, یا ساتھ ہمارے ابھی دیسی نیو صاحب ہیں وہ جڑیں گے, وہ کہیں گے کہ دیکھو بھی میرا ثبوت ہے کہ جن نظر نہیں آتے. فیئر انف, دیٹس پلازیبل آرگومنٹ, اس کے ساتھ ہم کام کر نہیں سکتے آتے ہیں. سر, یہ چیز نا میں نے خود بہت ٹرائی کی, جہاں پہ لوگوں نے کہا اس قبرستان میں جن ہوتے ہیں یا کہ اس گھر میں ہے, ٹھیک ہے, میں خود گیا دیکھا, مجھے تو ٹرو, آج تک نہ کوئی دکھائی دیا, بہت نہ میں نے پاسبل کچھ سنا, ایسا کچھ بھی بھائی, نہیں. بہت پاسبل ہے کہ آپ کے ساتھ یہ تجربہ نہ ہوا ہو, بٹ دیٹ آف کورس از ناٹ ٹو سے کہ آپ کے تجربے میں ایک چیز نہیں ہے تو وہ ہوتی نہ نہیں ہے. تو یہ آرگومنٹ نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں جن نہیں ہے. ان سے یہ کہیں کہ اگر مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں تو میرا یہ پیغام ہے جی ہوتے ہیں. اس کا یہی جواب دیا جا سکتا ہے, unless they bring something philosophical, نہیں, scientific, کیسے اس ہوتے پہ ہیں میں نا, آپ پھر آپ جو دعویٰ کریں تو آپ ہمیں ثبوت دینا, آپ یہ دعویٰ کریں کہ جن نہیں ہوتے, شور تو دیکھیں ثبوت جو کیا ہے آپ کے پاس؟ پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہیں وہ پوری دنیا میں دیکھی جاتی ہیں اور ان کی کوئی سائنٹیفک ایکسپلینیشن نہیں ہے. اگر میں اگر آپ مجھ سے بحثیت مسلمان پوچھے تو میں آپ سے سمپل میرا ون لائنر ابھی میرا ایمان ہے, قرآن میں لکھا ہوا ہے, دیٹس اینڈ آف دی میٹر فار می, اور وہ بھی میں لاجیکل بیسس پہ کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ اگر ایک چیز جس کی 12-15 چیزیں ٹھیک ہوئی ہیں اور اس کی 1-2 چیزیں مجھے نہیں پتا ہیں, تو میں وہ اس بیس پہ مان لوں گا کہ 12-15 باقی ساری کی ساری ٹھیک ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہوگی. اٹس لاجیکل ڈیڈکشن, دیٹس فیئر انف. لیکن اگر آپ سائنٹیفکلی اگر آپ بات کرتے ہیں تو پھر آپ ہمیں ایکسپلین کرنے کی وہ بہت سی باتیں جو ہم سائنٹیفکلی ایکسپلین نہیں کر سکتے ہیں. پوری دنیا میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز پائی جاتی ہیں, امپیریکل آبزرویشنز ہیں, میری اپنی امپیریکل آبزرویشنز ہیں, نہیں, میرے مولوی اپنے تو گھر میں بہت 2 بڑے بار دعوے قبر کرتے ہیں, نصیب یہاں سے بھوت نکال رہے ہیں, یہاں پہ ڈال رہے ہیں, یہاں سے یہ کر رہے ہیں. ہوگا, جب یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو ہوگا. جائیں سائنس کے سامنے کریں, دکھائیں ان کو. دیکھیں میری بات سنیں, اگر ایک آدمی آپ کو فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوا کینسر کا علاج کر رہا ہوں, جو کہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں, اور وہ غلط دعویٰ کر رہا ہے, لیکن اس کے غلط دعوے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کینسر کا علاج ہی نہیں ہوتا. if someone is taking the wrong way is not to say کہ وہ کانسیپٹ ہی سارے کا سارا غلط ہے. دنیا میں سرجنز موجود ہیں, کیمو تھراپی ہوتی ہے اور نمبر آف ادر میکینسٹک پروسیس ہیں وہ یوز کیے جاتے ہیں. تو جو ایک آدمی جھوٹ بول رہا ہے, غلط دعوے کر رہا ہے, اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ چیز سرے سے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے. That's the again that's not a very good argument. خیر ڈارون صاحب, میں آپ سے اجازت چاہوں گا, کافی دیر اچھا, آپ سے بات ہو رہی ہے. بہت بہت شکریہ کیسر صاحب, میری جو لاسٹ بات سن لے. اگر آپ کو معلوم ہے ٹھیک ہے اس چیز کے بارے میں کہ یہ جو ہے یہ چیزیں جن ہوتے نہیں ہیں اور یہ ایوولوشن ہوا ہے, تو لوگوں کے سامنے سے ہٹ جائیں, ٹھیک ہے, ان کو بیوقوف بنانا بند کریں اور اس چیز کو تسلیم کر لیں. یہ آپ کو بالکل پتا ہے کہ ہاں وہ جو آپ مجھے کہہ رہے ڈارون, تھے کہ آپ اس گروپ میں جائیں گے, کہیں گے کہ ایوولوشن پہ بات ہونی سر چاہیے, وہ آپ ان سے ایوولوشن, غلط اگر بیانی آپ کر رہے میری ہیں. بات سنیں نا, اگر آپ بالکل یہ سمجھتے ہیں کہ ایوولوشن جو ہے غلط ہے, نہیں ہوا, تو پھر نا آپ کے اس کے اوپر بہت سارا کام کرنا پڑے گا, کیونکہ اس شور گروپ میں میں کرتا ہوں. تقریباً ابھی میں 5 کیا کر لاکھ رہا ہوں لوگ آپ کے ہیں, خیال ٹھیک میں, ہے. دیکھیں ابھی میں کیا کر رہا ہوں آپ کے خیال میں, کہ ایک آدمی جو آ کے کہتا ہے کہ جو ایوولوشن کو نہیں مانتے وہ اپنی جہالت کی بیس پہ نہیں مانتے, اور اس آدمی سے میں نے کہا مجھے ایک آرگومنٹ دے دیں, اور آدمی کہہ رہا ہے کہ وہ تو میرے پاس نہیں ہے, تو وہ اپنے ایمان کی وجہ سے ایوولوشن کو مان رہا ہے, تو میں ایوولوشن پہ اب کام کر رہا ہوں نا. یہ آپ لوگوں کا دین, آپ لوگوں کا مذہب ہے, یہ سر یہ کوئی ایتھزم جو ہے, ٹھیک ہے, سائنس. اس کی سب سے بڑی بنیاد یہی ہے کہ جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو ایوولوشن سے آئے ہیں, تو پھر اللہ کا تصور کہاں سے آیا. یہ بات آپ نے میرے منہ اگر سے آپ سنی اس ہے, کو رد میں کریں آپ سے نا کہہ تو جو رہا ہوں بہت کہ میں اچھی بات ہے. سائنٹیفک
मैं सिर्फ साइंटिफिक बातें, खैर अभी मैं उस दोबारा हम उसमें नहीं जाना चाहेंगे। बात आपकी हम तक पहुंच गई है कि आप इवोल्यूशन पे यकीन रखते हैं लेकिन आपके पास सबूत नहीं है, और ये कि आप उस ग्रुप में जाके मेरी तरफ से दावत देंगे और साथ पैगाम भी देंगे कि अगर मुझे हुक्म करते हैं तो मैं वहां पे हाजिर हो जाऊंगा इंशाल्लाह। अजीज आपसे बात होती है बाद में, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया सर। देसी नियो साहब आप रहिएगा साथ ही। ज़िया भाई आपसे पहले थे, मैं उनको ले लूँ, मैं आउट ऑफ रिस्पेक्ट आपको ले रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं चलें लगता कि ठीक। आप बैक एंड पे वेट किया करें। जी ज़िया भाई कैसी तबीयत है आपकी? वेलकम ऑन बोर्ड। अस्सलाम वालेकुम कैसर भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? अच्छा कैसर भाई, मैंने सिर्फ एक ही बात करनी है आपसे आज, और एक शिकवा समझ लें जो बात है अच्छा वो ये कि पिछले दिनों मैंने आपको देखा कि वो एक ईरान के अलामा साहब थे, किसी स्टेज पे आपके साथ बैठे हुए थे। जी तो जी मैं ये बात करना चाहूँगा कि अहले तशी हजरात ने एकेडमिकली हमारे इस्लाम को जितना नुकसान पहुँचाया है पूरी तारीख में, इतना मैं नहीं समझता ठीक, किसी और ने पहुँचाया है। तो क्या हम सही उनके है। साथ बैठ कर इस्लाम को डिफेंड करेंगे? हाँ जी या बिल्कुल, तो क्यों नहीं पहले करेंगे, क्यों वो नहीं करेंगे। अपनी उन चीजों से बरात का ऐलान करें जो उन्होंने हमें हमारे इस्लाम को नुकसान पहुंचाया है। क्योंकि मुर्तद्दीन जो हैं वो उन्हीं के हवाले जात देकर आज हमें जो है वो कर रहे होते हैं कि ये देखो तुम्हारे ये यूं कहते हैं और आप यूं कहते हो। ज़िया साहब इट्स टाइम टू ग्रो अप, अब आंखें खोलने का वक्त है। ये आई एम नॉट श्योर कि साहिल अदीम साहब ने बात कही थी या किसी और ने कही, आई थिंक साहिल साहब ने कही थी कि हम लोग फिरका फिरका खेलते रहे और वो हमारे बच्चों से के पास से दीन ही उठा के चले गए। ग्रो अप। ये जो देसी न्यूज़ साहब बैठे हुए हैं ना, ये इनका काम है, ये एथियस्ट हैं, वो ऐसी चीज़ों को एक्सप्लॉइट करते हैं। मैं किसी मसलक को नहीं मानता, सब मसलक मैंने अंदर से देख लिए हैं और मेरी कंक्लूजन है कि आपको हर मसलक के अंदर आपको दर्जनों मसलक मिल जाएंगे। आपको अगर किसी अहले तशीह से पर्टिकुलरली कोई इशू है, नो प्रॉब्लम, आप उनके जाके बात करें, लेकिन मेरे प्लेटफॉर्म पे आप तशरीफ लाएं, हज़ार दफ़ा आएं, मुझे खुशी होगी, लेकिन काइंडली ये मसलक वो ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया, ये मेरा काम नहीं है। मैं कभी इन मौज़ूआत पे बात नहीं करता। हर आदमी को अपनी डोमेन में रहना चाहिए। मेरी डोमेन है, मैं खुद को बॉर्डर का सिपाही कहता हूँ और इसलिए कहता हूँ कि मेरे पीछे मेरे घर में जो कुछ हो रहा है वो मेरे घर वाले जाने, हम खुद उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। जो बाहर के लोग हैं जो इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं उनको रोकना मेरा काम है, इसलिए काइंडली ये काम ना कीजिएगा। मैं एक ग्रुप का मेंबर हूँ, उसमें हम 22-23 लोग हैं, जिसमें हर मसलक के लोग हैं, और ये हमारा अल्लाह ताला की नेमत है हम पे कि हम सब एक दूसरे की देवबंद, अहले हदीस, बरेलवी, अहले तशीह सब मिल के उसमें काम कर रहे हैं और एक मुतहदा महाज पे काम कर रहे हैं कि हमने लिबरलिज्म, एथियज्म, एंटी इस्लामिक सोचें, इनका रास्ता रोकना है। हमारे अंदर की दरारें उसी ने हमें खोखला किया है और उसको हम आगे लेके नहीं चल सकते, इसलिए काइंडली आप तशरीफ लाए हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इस नोट पर आपसे इजाज़त भी चाहूँगा कि काइंडली अगर आप नेक्स्ट टाइम तशरीफ लाएँ तो ये फ़िरकेबाज़ी इसको साइड पे रख के आइएगा, कोई कंस्ट्रक्टिव बात करनी है, मैं आपकी बात ज़रूर सुनूँगा। बहुत-बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाएँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे बात होती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड। जी, देसी नियो साहब, कैसी तबीयत है आपकी? बस सब ठीक ठाक, आप सुनाएं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक। ठीक ठीक। जो आपने शुरू में बोला था टॉपिक, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड उसी के बारे में मैं एक पॉइंट करूंगा, उसके बाद आई थिंक ये एक और आपने जो बात की उसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। ये जो जी, आपने कहा था कि ट्रांसजेंडर स्पोर्ट्स के अंदर जो इशू है, एंड आई एक्चुअली अग्री विद यू। और मैंने जब शुरू में ये देखा था कि ये देखें ट्रांसजेंडर की जो मूवमेंट है और ये वो, तो मैं देख रहा हूँ कि होती है मूवमेंट, वो राइट्स के लिए अपने, और ये है वो है, वो तो यूएस में आपको पता है कितना अरूज पे है और ये वो सारी चीज़ें। लेकिन मुझे इस चीज़ में वो शुरू से ही प्रॉब्लम नज़र आई थी कि जब जब ऐसी फील्ड्स में ये वाले क्वेश्चन उठाए जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। जैसे कि स्पोर्ट्स में खास तौर पे जेंडर का बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि आपका बॉडी स्ट्रक्चर, आपकी फिजिकल एनाटॉमी, सारा कुछ डिपेंड करता है आपके स्पोर्ट्स में किस मेयार पे काम करते हो। और जी, जी, जब एब्सोल्यूट। हाँ, और जब किसी को कहें कि भाई अच्छा ये ट्रांसजेंडर है, श्योर उसने अपना जेंडर चेंज कर लिया, लेकिन उसका जो फिजिक है, जो उसके क्रोमोसोम्स है, उसका जो बायोलॉजी है वो चेंज नहीं हो सकती। आई मीन थोड़ी सी जो भी फिजिकली चेंज होती है, लेकिन जो आदमी के मसल्स हैं
اور اس میں جو پاور ہے ٹیسٹوسٹرون کے لیول آپ نے کم کر دیے, یہ ہو سکتا ہے. بالکل باقی آپ کی بالکل. بات ٹھیک ہے, جو فزیکل اسٹرینتھ وغیرہ وہ تو وہی رہے گی. ٹرو. تو وہی وہ اس کے بارے میں نے شروع میں 2-3 سال پہلے ڈیبیٹ بھی کی تھی کسی سے, کہ میں نے اسی وقت کہا تھا کہ یہ چیز آگے نہیں چلے گی, تھوڑے عرصے کے بعد ریباؤنڈ ہوگی, اور ہر چیز پینڈولم کی جاتی ہے کہ ایک طرف ایکسٹریم کی طرف جاتی ہے تو پھر اس کا ریئیکشن آتا ہے تو پھر وہ دوسری طرف جاتی ہے, اور اس طرح کر کے پھر سینٹر میں آ کے کہیں نہ کہیں. ایگزیکٹلی. آپ ایتھیزم کو ہی دیکھ رہے ہیں نا کہ یورپ میں کتنے ایکسٹریم پہ گیا, اور اب لوگ آہستہ آہستہ اسپرچویلٹی کی طرف جا رہے ہیں. بڑے بڑے جو سرخیل تھے وہ سارے کے سارے غائب ہو گئے ہیں. ڈاکنز ہٹ گیا ہے, ہیرس ہٹ گیا ہے, ہچنس فورتھ ہو گیا ہے, ڈینٹ چلا گیا فلسفی میں. بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ پینجولم ایکسٹریم اینڈ پہ جا کے نا واپس سوئنگ اب دوسری طرف سے کر رہا ہے. شور ہو سکتا ہے, مجھے ان چیزوں It is کے بارے میں happening, زیادہ, isn't it? یا آئی مین سینٹرس کیا, وہی میں کہتا ہوں کہ لائک اینی تھنگ, کوئی بھی چیز ایکسٹریم پہ نہیں رہ سکتی, یو نو. نہیں نہیں. ویوز بھی ہوتے ہیں, وہ بھی سینٹر کے اندر آتے ہیں ایٹ ون پوائنٹ. تو آپ کا کیا خیال ہے لائک ان دس سینیریو, کہ جیسے سوئمنگ ٹیمز نے, رگبی کی ٹیمز نے بول دیا ہے کہ بھائی ٹرانسجینڈر نہیں آ سکتے اسپورٹس کے اندر, جی. where do you see the thing stopping, like اس کا سینٹر کیا ہوگا, کہ ان چیزوں کی رولز چینج کرنے پڑیں گے, یا جو ٹرانسجینڈر ہے ان کو فزیکلی شو کرنا پڑے گا کہ دیئر اسٹرینتھ لیول از ایگزیکٹلی دا سیم ایز دا ویمن اسٹرینتھ لیول. اس کا کیا سولوشن آپ کی نظر میں نکل سکتا ہے, کیونکہ جو ٹرانسجینڈر ہیں وہ اپنے رائٹس کے لیے تو لڑیں گے, دے ول آسک فار ریکگنیشن ایز ٹرو ویمن, رائٹ, بیکاز ان کا مقصد کہ بھائی وی آر ویمن, ان کا مقصد یہی ہے کہ we want to be recognized as women. So of course they will keep fighting for their side. So where do you see کہ یہ کہاں رکے گا, like I don't know. Honestly مجھے نہیں پتا, میں کہہ نہیں سکتا. اس پہ زیادہ میڈیکل ریسرچ چاہیے, کیونکہ اس میں 2 ایشوز ہیں نا. ایک تو وہ کہ جو جینوئن ٹرانسجینڈرس ہیں, جو دوسرا پرابلم ہے وہ ہے سائیکولوجیکل کانسٹرکٹ, جہاں پہ ہم سیکس اور جینڈر کو جدا کر دیتے ہیں, اور جینڈر کو وی تھنک یہ لوگوں کی اپنی مرضی ہے. سو اف یو فیل مور کمفرٹیبل ایز اے وومن, تو اب بھلے آپ مرد ہی کیوں نہیں ہیں, آپ خود کو وومن ہی کہیں گے. یہ میرے نزدیک اصل ایشو یہ ہے, کیونکہ کوئی بھی آدمی کسی بھی سٹیج پہ جا کے اس طرح کا لیبل لگا سکتا ہے. جیسے میں نے اپنے ویڈیو کے شروع میں کہا, اور ایک اور میرا ٹی وی پہ انٹرویو چل رہا تھا جس کا میں نے آج حوالہ دیا, جس میں یہی عرض کر رہا تھا کہ فیمیل ٹرولرز میں میلز گھسنا شروع کر دیں, یہ کہیں گے کہ وہ اپنے آپ کو وومن فیل کر رہے ہیں, تو یعنی کہ سارے کا سارا نظام دنیا کا درہم برہم ہو جائے گا نا. جیسے پاکستان میں آؤٹ آف ریسپیکٹ خواتین کی لائن علیحدہ ہوتی ہے, وہاں پہ مرد گھسنا شروع ہو جائیں کہ بھائی ہم خود کو عورت محسوس کر رہے ہیں. سو پریکٹیکلی زندگی کا نظام جو ہے وہ رک جائے گا, صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں. تو وہ ایک اور ایشو ہے جس کو لیگل بیسس پہ حل کرنا ضروری ہے, کہ کیا یہ حق دیا جانا چاہیے لوگوں کو کہ وہ خود ہی فیصلہ کر دیں وداؤٹ اینی تھنگ وچ کین بی سپورٹڈ میڈیکلی. تو ایک تو اس میں یہ ہے. دوسرا ہے کہ وہ لوگ جو میڈیکلی ایک جو ریئل فن جو سم تھنگ دیٹ وی ہیو ٹو تھنک, اس میں میرے خیال میں جو بیسٹ جو وائز موسٹ آپشن ہے وہ یہی ہے کہ جتنی بھی اسپورٹس باڈیز ہیں وہ یوز کریں میڈیکل سائنس کو, کہ وہاں سے ہمارے پاس یہ جیسے باکسنگ میں فار ایگزامپل ویٹس ہوتے ہیں کہ یہ ویلٹر ویٹ ہے, یہ فیدر ویٹ ہے, یہ لائٹ ویٹ اینڈ سو فورتھ, اس طرح کی کوئی کیٹیگرائزیشن شاید ہو سکے. بٹ اگین میں بھی صرف اپنا ایک وہی میں سوچ رہا تھا کہ اگر فرض کرو فار ایگزامپل اف یو ور آن اے پینل, یہی اسپورٹس کے پینل پہ, اور آپ سے آپ کی سجیشن پوچھی ہے, what would you recommend? So you would recommend something like a separate group like transgender sports? ہاں, ابھی جو اسٹیج پہ بات کی جا رہی ہے وہ تو یہی ہے کہ ایک سیپریٹ کیٹیگری ہونی چاہیے. بٹ دی کوسچن از کہ اس کیٹیگری میں کون ہونا چاہیے. وہ لوگ جو میڈیکل ایویڈنس سپورٹ کرتا ہے کہ وہ ٹرانسجینڈرز ہیں, کہ یعنی فار ایگزامپل ان میں میل فیمیل فیچرز بہت پائے جاتے ہیں, اور پھر میڈیکلی ہم جا کے ٹیسٹ کرتے ہیں کہ الٹیمیٹلی ایک میڈیکل بورڈ ڈکلیئر کرے کہ وہ میل ہیں یا فیمیل ہیں, یا اس میں ان لوگوں کو بھی داخل کر دیا جائے کہ جو خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ نہیں ہم فیمیل ہیں. That to me is the more important question. That is the more problematic thing. That's more problematic. جو کہتے ہیں کہ just I feel like it. وہ feel والی situation زیادہ complicated ہے. بہت زیادہ complicated ہے. So I think ایک میڈیکل بورڈ ہونا چاہیے اس کے لیے جو فیصلہ کرے کہ واقعی وہ ریئل جینوئن ٹرانسجینڈر ہیں, اور پھر اس کے بعد پھر آگے کیٹیگرائزیشن ہو سکتی ہے. بٹ اگین I don't have necessary skills, اس پہ بات کرنا میرا جو ہے وہ کوئی زیادہ سبسٹانشیل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ تو اس کا تھا. تو لاسٹ میں پوائنٹ آئی مین سیکنڈ جو ٹاپک ہے اس کے اوپر میں, آپ نے کئی دفعہ کہا ہے کہ یو نو ابھی جیسے جس جینٹلمین سے آپ کی بات ہو رہی تھی ایوولوشن کے اوپر کہ بھائی آپ ڈاروینزم کو نہیں ایکسیپٹ کرتے,
इस बिकॉज एविडेंस नहीं है, उसकी एविडेंस में प्रॉब्लम्स है. हेगल्स का आपने एग्जांपल दिया था, वो जो फ्रॉड किया था उसने एंड ऑल दैट स्टफ. तो काफी सारे एग्जांपल है. कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन का आप कई दफा एग्जांपल देते हैं, तो मैंने सुना हुआ है आपकी टॉक के अंदर कई दफा ऐसे. तो एविडेंस के बेस के ऊपर आप उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते. तो आई अंडरस्टैंड दैट कि कोई भी मॉडल होता है उसके पीछे एविडेंस होना चाहिए. तो अगर ये मॉडल, अगर ये मॉडल के पीछे हाँ प्रॉपर एविडेंस नहीं है या इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, व्हाट इज द मॉडल दैट यू कम फॉरवर्ड विद, एंड उस मॉडल की क्या एविडेंस देते हैं? क्या ये जो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है उसका आपका क्या मॉडल है और उसका क्या एविडेंस क्या है? क्रिएशन इज मोस्ट, उसका एविडेंस क्या है? एविडेंस क्या है जो आप प्रेजेंट करते हैं कि ये देखिए ये एविडेंस है? श्योर. फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं हमारा जो इकोसिस्टम है वो जितना अलाइव है कि जिसमें कोई चीज बेकार नहीं है, एंड थिंग्स कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, राइट? वी हैव सिम्बियोसिस, वी हैव सिम्बियोजेनेसिस. एक आप देख लें मिसाल के तौर पे शहद की बखी है, वो हमारे इकोसिस्टम से अगर रिमूव कर दें तो उससे लाइफ एज वी नो इट वो ख़त्म हो सकती है, राइट? यानी कि पोलिनेशन ख़त्म होगी, जब पोलिनेशन ख़त्म होगी दरख्त ख़त्म होंगे, ऑक्सीजन की डिलीवरी मुतासर होगी, लोगों तक ऑक्सीजन कम जाएगी, लोगों की मौत होगी, एंड द नंबर ऑफ अदर जो नेचुरल प्रोसेसेस है वो इम्पैक्ट होते हैं. ये सिर्फ आपको मैं शहद की मक्खी की एग्जांपल दे रहा हूँ. ऐसे ही मछलियां हैं, वो भी माहौल में अपना किरदार अदा कर रही हैं, इंसान है, लिटरली एवरीथिंग. इट इज जस्ट अनफैथमेबल टू थिंक कि एक्सीडेंटली हर चीज ऐसे इवॉल्व हुई है जैसे इस माहौल को उसकी जरूरत थी. ये नहीं हो सकता भाई. एक्सीडेंट एक दफा हो जाता है, 2 दफा हो जाता है, 3 दफा हो जाता है. ये कैसे हुआ कि हर चीज इवॉल्व इतने परफेक्ट तरीके से हुई कि आज वो नेसेसरी चीजें जो हमें चाहिए इस इकोसिस्टम को बरकरार रखने के लिए वो सारी की सारी फुलफिल हो रही हैं बिकॉज ऑफ इवोल्यूशन. और लेकिन क्वेश्चन ये नहीं था ना कैसे साहब, क्वेश्चन ये नहीं था कि भाई क्वेश्चन है कि आपकी साइड से एविडेंस क्या आता है? आपका एविडेंस ये तो नहीं हो सकता ना कि जस्ट सीम्स अमेजिंग. मैं वही आपसे बात कर रहा हूं. नो, इट्स नॉट अमेजिंग. वेल, even if you take the amazing line, the thing is कि can there, what is more plausible कि एक चीज accidentally amazing हो गई है या एक चीज amazingly create की गई है? Just use pure common sense. कॉमन सेंस सेज व्हाटएवर यू आर सेइंग ये क्रिएट की गई है उसके पीछे आप कोई एविडेंस दोगे ना, सिर्फ हाइपोथेटिकल एक आइडिया तो नहीं दे देंगे ना. अब जैसे जो देखिए एक सेकंड जो क्राइटेरिया आप यूज कर रहे हैं, जिस क्राइटेरिया के जरिए आप कह रहे हैं कि डार्विनिज्म को आप एक्सेप्ट नहीं करते, क्यों? क्योंकि एविडेंशियल बेसिस के ऊपर आप उसके एविडेंस को देखते हैं और कहते हैं देखो दिस इज द प्रॉब्लम एंड दिस इज द एविडेंस फॉर इट, राइट? उसके बेस के ऊपर आप एक्सेप्ट नहीं करते. लेकिन जो दूसरा मॉडल आप देते हैं, हाँ जो दूसरा मॉडल आप दे रहे हैं उसका आप कोई एविडेंस नहीं दे रहे एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट के बड़ा जबरदस्त लगता है. आई मीन हाउ इज दैट एविडेंस? लगना एविडेंस तो नहीं होता ना. लगना द you know the image of design doesn't necessarily mean design. आपसे मैं बोल रहा हूँ आपकी साइड से आपका जो मॉडल है क्रिएशनिज्म, उसका एक्चुअल एविडेंस क्या है? You're missing an important point here. Yeah. ये कह देना कि ये एविडेंस नहीं है, दिस इज एन इंसल्ट टू फिलोसफी. इसलिए कि जो टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट है आप एक लाइन में कह रहे हैं कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता बिकॉज दैट इज द एविडेंस ऑफ क्रिएटर, ऑफ क्रिएशन मोर प्रिसाइसली. आर यू सेइंग टेलियोलॉजिकल एविडेंस होता ही नहीं? उस तरह नहीं मैं कह रहा कि भैया, मैं कह रहा हूँ कि ये कोई आप जो मैकेनिज्म आप बता रहे हैं, ठीक है, कि इस तरह बना दिया. अब मुझे आपकी साइड से कोई मॉडल नहीं मिलता, कम से कम डार्विनियन साइड से कोई मॉडल मिलता है. जी मैं अपने मॉडल की तरफ ही आ रहा था जब आपने वो बीच में वो आप आ गए. इस पे अभी हम एक हम थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं. आपको ये तो पता है कि जो साइंटिफिक मेथड है वो किस तरह से काम करता है. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. थोड़ा बहुत यस. बड़ा वाटर डाउन लाइट वर्जन उसका है कि हम एक हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं और उसके बाद फिर हम उसको टेस्ट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उसमें से हम फिर जो रिजल्ट्स हैं वो हम डिराइव करते हैं और एक थ्योरी फिर हम प्रेजेंट करते हैं जो उन फैक्ट्स को एक्सप्लेन करती है. ये बड़ा ही एक आपको मैं शॉर्ट वर्जन उसका बता रहा हूं. लेकिन उस साइंटिफिक मेथड का एक हिस्सा फॉल्सिफिलिटी भी होता है और रिपीटेबिलिटी भी होता है और काफी सारी चीजें होती है. तो वो फॉल्सिबिलिटी जो होता है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. तो अगर अपना कोई मॉडल होगा उसके साथ आपको उसको फॉल्सिफाई करने का भी मेथड दिखाना पड़ेगा.
मेथड नहीं होता उसमें। फॉल्सिफाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप उस हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकते हैं। ये जो ओरिजिनल क्लासिकल साइंटिफिक मेथड है ये उसका हिस्सा नहीं था, ये कार्ल पॉपर की एडिशन थी उसमें, विच आई एग्री विद। बाय द वे, आपके अपने जो एथियस्ट साइंटिस्ट हैं वो अब इसको डिसओन कर रहे हैं कि फॉल्सिफाइबिलिटी टेस्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन आई एग्री विद पॉपर के वो होना चाहिए। आई थिंक ही गॉट दैट राइट। नाउ अब हम एक हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं कि ये जो इवोल्यूशन है ये सारी की सारी हुई है एग्जैक्टली एज डार्विनिस्ट्स टेल अस कि इस तरह से हुई है। ये हमारा हाइपोथेसिस जो है ये डेवलप हो गया है। नाउ वी पुट दैट टू अ टेस्ट कि व्हाट इज द लाइक्लीहुड कि एक सिंगल सेल से फॉर नो अपेरेंट रीजन, पहले तो ये है कि जिंदगी खुद ब खुद कैसे आ जाती है एग्जिस्टेंस में, समथिंग दैट वी कैन नॉट क्रिएट इन लैब, समथिंग वी कैन नॉट सी हैपनिंग, रिपीटेबल इवेंट नहीं है, एक वन ऑफ इवेंट है, वो हुआ। और अगर उसकी नेचुरल एक्सप्लेनेशन होती तो वो वन ऑफ इवेंट बार बार हम कर सकते हैं, उसको हम रेप्लिकेट कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट बिकॉज देयर इज नो नेचुरल एक्सप्लेनेशन टू इट। ना सिर्फ ये कि जिंदगी के वजूद में आने की नेचुरल एक्सप्लेनेशन नहीं है, बल्कि जिंदगी की बजाते खुद कोई नेचुरल एक्सप्लेनेशन नहीं है, द लाइफ इटसेल्फ। फिर उसके बाद वो एक सेल पहले कैसे बन गया, वो सेल ने खुद को रेप्लिकेट करना शुरू किया, क्यों किया, उसी सेल में से जितनी भी ज्यादा डाइवर्सिटी आई है वो आती गई आती गई आती गई आती गई, और उसी सेल के अंदर ही ये सारा कुछ था, इंट्रिंसिकली बिल्ट इन था कि जो भी उसको चाहिए था वो बन गया। यानी कि जिस स्पीशीज को जो भी जरूरत हुई बाद में किसी भी तरह की अडेप्टेशन की, वो उसके अंदर पहले से ही मौजूद थी, म्यूटेशन इस तरह से हुई। यानी कि ये कैलकुलेशन एक्सीडेंटली ही हुई कि हमारे जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ए, टी, सी और जी, उसमें से अगर ए फॉर एग्जांपल जी के साथ मिल जाए या जी जो है वो टी के साथ कैसे साहब, ये तो बेसिक चीज हम सबको पता है, डार्विनिज्म मेरी बात मैकेनिज्म सुन क्या है, और उसको आप रिजेक्ट करते हैं, ठीक है? नहीं, मेरी वो बात रिजेक्ट कर दिया, वो मैं आपकी बात मान ली कि वो रिजेक्ट है, वो गलत दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर, अच्छा दिस इज नॉट नहीं, फेयर, क्योंकि आप उसको दिस इज नॉट फेयर। लोग सुनेंगे तो मैं उन्हें आपकी पता बात मान चलेगा ली कि भाई डार्विनियन डार्विन मैकेनिज्म साहब आए थे गलत हमारे है। पास, जब वो डार्विन अच्छा, साहब आए थे तो उनकी भी यही गलत फहमी थी। मैं चाहता हूं कि लोगों के सामने आपका जो आर्गुमेंट है वो सब लोग, जी जी उसकी जो गलतियां हैं लोगों को पता चल जाए कि ये कितनी बड़ी है एक उम्र यार, टार्ज़न की जिन्नों परियों की ठीक है, कहानी आप लोगों ने नहीं गलती बनाई। है, मैं तो आपसे एग्री कर रहा हूँ कि अच्छा इसको मेरी बात शॉर्ट सुन कर दें लीजिए हम ना, लोग। अच्छा हाँ मैं शॉर्ट कर देता हूँ। यानी कि बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि एक चेन ऑफ एक्सीडेंट से कोई उसकी वजाहत नहीं है कि इवोल्यूशन क्यों होती है और उसके अंदर सारी कैपेबिलिटीज कहाँ से आ जाती हैं। किसी ने नेचर को टेस्ट नहीं किया कि उसकी क्या फोर्सेस होती हैं, क्या वो एक क्रिएटिव फोर्स है, क्रिएटिव फोर्स है तो वो कैसे प्रिडिक्ट करती है, क्रिएटिव फोर्स नहीं है और वो एक इनडिफरेंट टू एवरीथिंग एल्स है तो वो सिलेक्ट ही क्यों करती है। आई मीन द नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। तो हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं इस हाइपोथेसिस को जब हम टेस्ट करते हैं कि नहीं भाई ये टेनेबल हाइपोथेसिस नहीं है कि सारे का सारा एक्सीडेंटली हो रहा है। अब दूसरा हमारा हाइपोथेसिस ये है कि इसको क्रिएट किया है किसी ने। और वो क्या वो मैकेनिज्म क्या है, किसी ने मैं वही क्रिएट किया? साइंटिफिक मेथड वही स्टेप्स में हाँ, अप्लाई करने लगा हूं, वही जो पहले किए थे। सो हाइपोथेसिस हमारा ये है कि ये सब के सब क्रिएशन है। सो नाउ द क्वेश्चन के सबसे पहले हमारे पास हम जिंदगी से स्टार्ट करते हैं। ये क्या जिंदगी वजूद रखती है? यस रखती है। क्या ये बनाई जा सकती है? नहीं बनाई जा सकती है। क्या हमारे पास ऐसा मैकेनिज्म मौजूद है जिससे हम जिंदगी को डिकोड कर सकें? ना उसका हार्डवेयर है, कुछ प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स वगैरह, लाइफ इटसेल्फ नहीं, हम उसको नहीं कर सकते। अगर ये वजूद भी रखती है, हम इसको बना भी नहीं सकते, तो क्या फिर व्हाट डज इट लुक लाइक कि ये क्रिएटेड है या एक्सीडेंटल है? ऑब्वियसली ये क्रिएटेड है इसलिए कि एक पर्पस को फिल कर रही है। ऑब्वियस नहीं है ना ये, देखें ये बात आपने एकदम ऑब्वियस पे चले गए। अब क्वेश्चन इसमें आता है कि जस्ट आपकी बात मान ली कि भाई बहुत अनलाइकली लग रहा है कि भाई केमिकल्स किस तरह लाइफ क्रिएट करते हैं। आई एग्री, ए बायोजेनेसिस और इम्पॉसिबल, इम्प्रॉबेबल, ओके, क्योंकि इम्पॉसिबल तो नहीं कहते, नहीं इम्पॉसिबल, वो आप ये आपका ओपिनियन हो सकता नहीं, है। ये साइंटिफिक तजर्बात उस पे हो चुके हैं, इसलिए कि अगर आप पानी वाले हाइपोथेसिस में भी जाएं तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इन हमारे जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनको आपस में जुड़ने ही नहीं देते हैं। जब उनको जुड़ने ही नहीं देते हैं, लेकिन अगर जुड़ने नहीं देते, लेकिन किसी आपको आप भी जानते हैं साइंटिफिक मेथड में अंडर डिटर्मिनेशन किसे कहते हैं, ठीक है? वी डोंट हैव ऑल द डाटा, राइट? तो आप इस चीज को नहीं कह सकते इम्पॉसिबल। ये डेटा आप लोगों ने हमें दिया है ना, so just like that, जब उस डेटा को हम इस्तेमाल करते हैं तो क्या नतीजा सामने आता है? बिल्कुल, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल एंड इम्पॉसिबल। नहीं, देखिए आप मिसरिप्रेजेंट कर रहे हैं। पोजीशन ये नहीं है इम्पॉसिबल, पोजीशन नहीं, देखिए मुझे खत्म करने दे स्टेटमेंट, फिर आप समझ जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ।
یہ جب آپ کہہ رہے ہیں نا امپاسبل, یہ آپ دیکھ لیں کہ آپ میری جگہ پہ بات کر رہے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں چپ کر جاؤں. بات میں نہیں, میں اپنا اسٹیٹمنٹ ختم کر دوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. میں کہنا چاہ رہا ہوں جب آپ کہتے ہیں امپاسبل, رائٹ, آپ کو پتا ہے سائنٹیفک میتھڈ میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے امپاسبل, آپ کہہ سکتے ہو بیسڈ آن دا ڈیٹا دیٹ یو ہیو رائٹ ناؤ, based on that it is unlikely this would happen. Now scientific method میں caveat ہے کہ in the future if we have more data this determination can change, right or no? وہ جو بات کر رہے ہیں that is true but that is not always applicable here, اس لیے کہ یہاں پہ ہمارے پاس جو آپ نے ڈیٹا دیا ہوا ہے based on that ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ امپاسبل ہے. ہاں آپ یہ کہیں کہ فیوچر میں اپنا ویو آپ چینج کر سکتے ہیں, ہم اس سے بات کر سکتے ہیں, that's not a problem. Based on what you have given us so far it does not look to be accidental at all. لیکن ہر چیز اتنی پریسائسلی بنی ہوئی ہے. صرف میرا کارڈیو ویسکولر سسٹم دیکھ لیں کہ میں جب سانس لیتا ہوں تو میرے لنگز میں, میرے پھیپھڑوں میں جیسے آکسیجن جاتی ہے جس کی پریسائز مقدار جاتی ہے, وہاں سے خون گزرتا ہے ری آکسیجنیٹ ہو کے میرے دل کے 4 ویلو ہیں, اتنی پریسیجن کے ساتھ وہ کھلتے اور بند ہوتے ہیں کہ میرے دل کا رائٹ پارٹ ہے اس کے اندر خون اتنی تیزی سے جاتا ہے جو کہ ری آکسیجنیٹڈ ہوتا ہے, اور اس کے بعد راجہ صاحب آپ آبزرویٹ کیوں کر رہے ہیں اس چیز کو, ایک نینو سیکنڈ کا بھی اس میں آپ بول سکتے ہیں میرا کارڈیو ویسکولر سسٹم, آپ کہہ سکتے ہیں. ہاں نہ میں کارڈیو ویسکولر سسٹم سے کہہ کے میں ساتھ میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ یہ ایکسیڈنٹل نہیں ہو سکتا. آپ کیوں اس سے گھبراتے ہیں کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے آپ کہتے ہیں نہیں, جب آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا اس کے پیچھے آپ بول دیتے نہیں ہو سکتا, آپ کوئی میکینزم نہیں بتاتے کہ آپ کی سائڈ سے آپ نے کون سا جیسے نہیں صاحب, آپ ایک سائنٹیفک, میری بات سنیے, آپ ایک سائنٹیفک ڈسکشن کرنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ اس کو بالکل جو گلی محلے کا لیول ہے اس پہ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ چیز ٹھیک ہے کیونکہ جو میں نے کوشچن آپ سے پوچھا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں, لیکن آپ اس کا جواب دینے کے بجائے آپ ٹینجنٹ پہ چلے جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے یہ سہولت ہے کہ اس چینل پہ کسی کو میوٹ نہیں کیا جاتا, کسی کو نکالا نہیں جاتا, تو آپ اس کا مجھے ریزن دینا کہ میں ایسا پھر کیری آن کروں. آپ سے میں جب سوال کیسے صاحب جب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں جو وہ سوال کا جواب دینے کے بجائے آپ ٹینجنٹ پہ چلے جاتے ہیں. آپ میں نے دیکھیں یہ آپ نہ کہیں, مجھے پتا ہے کہ آپ انسیکیور فیل اس لیے کریں گے کہ جب میں کارڈیو ویسکولر سسٹم کی پریسائز ڈیٹیل بتاؤں گا تو جس آدمی میں بھی کامن سینس ہے وہ اندازہ لگائے گا کہ بھئی یہ کریٹڈ ہے, یہ ایکسیڈنٹل نہیں ہو سکتا. اینڈ دیٹ از وائی یو فیل ویری دیکھیں آپ میرے بارے میں نہیں دیکھیں آپ میرے بارے میں آپ میرے سے پوچھ لیں, نہیں دیکھیں آپ میرے سے پوچھ لیں اگر میں انکمفرٹیبل فیل کر رہا ہوں یا نہیں. دس از ویری چائلڈش, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. میں آپ یہ تو فیئر نہیں ہے کیسے صاحب, زندگی کو ایکسپلین, آپ اپنا جو ہائپوتھیسس ہے, میں نے پہلے ایوولوشن کے ہائپوتھیسس پہ سائنٹیفک میتھڈ اپلائی کیا, آپ نے اس میں بات کاٹ دی. پھر میں نے کریشن والے پہ کیا, وہ ایک کوسچن آپ سے پوچھا ہے, ایک کوسچن آپ سے میں سائنٹیفک میتھڈ اپلائی کروں اور آپ کو پتا ہے کہ ہم پورا سائنٹیفک میتھڈ اپلائی کر دیں گے تو پلوزبلٹی سامنے یہ آئے گی کہ سارے کا سارا کریٹڈ ہے, ایوولوشن نہیں سامنے آئے گی, ایکسیلنس نہیں سامنے. سوال کا جواب دینا, آپ سوال آپ نے نوٹ کیا میں نے سوال کیا تھا آپ سے. آپ دیکھیں میرا سوال یہ نہیں تھا کہ کارڈیو ویسکولر کاٹ کے آپ ایک نئی چیز لے کے آ جاتے ہیں. میں کہاں سے نہیں سمپل, میرا اوریجنل سوال کیا تھا, آپ کی طرف سے میکینزم کیا ہے. میں نے بولا تھا آپ کا ماڈل کیا ہے, آپ ٹینجنٹ پہ جا رہے ہیں. اس کے جواب میں نے کیا کہا تھا, آپ نے کہا تھا کہ دیکھیں آپ نے شروع کیا ایوولوشن کو پہلے ڈسپروف کرنے کے لیے کہ بھائی دیکھیں سنگل سیل سے نہیں ہو سکتا, سیل میں یہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ سارا کرنے کے لیے میں نے وہی سائنٹیفک میتھڈ اپلائی کیا, ایگزیکٹلی وہی کیا. اس پہ آپ مجھے بات نہیں کرنے دے رہے ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ میں کسی کو میوٹ نہیں کرتا, اس لیے آپ نے یہ سہولت لی ہوئی ہے کہ بار ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں بیک اینڈ فورتھ تو نہیں چاہیے نا, بیک اینڈ فورتھ لوگوں کو سمجھ بھی آ چکی ہوتی, بٹ ویری فیکٹ یو آر انٹرپٹنگ اگین اینڈ اگین, اس لیے کہ ایک انسیکیورٹی ہے کہ واقعی لوجیکلی تو یہی بات ہے کہ کریشن کے علاوہ ہم کہیں اور نہیں جا سکتے, لیکن بات پوری ہو گئی تو پھر ایوولوشن کی کہانی میں سے سارے اس غبارے میں سے ہوا نکل جائے گی. بات غبارے کی نہیں ہے. نہیں دیکھیں کیسر بھائی do you agree in a productive conversation it should be back and forth, لمبے وہ نہیں ہونی چاہیے. بات ایسے نہیں کاٹی جاتی. اگر کوئی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے تو بندہ دوسرے سے اجازت لے کے اس کو انٹرجیکٹ کر دیتا ہے, دیٹ از ون تھنگ, لیکن لٹرلی ہر بات کاٹ کے اپنی طرف سے لے آنا. ڈو یو تھنک جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت وہ کیا فیل کر رہے ہوں گے, what do you think? وہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ایک کوسچن آپ سے پوچھا ہے اور آپ جس کا جواب دے رہا ہوں اور آپ سن نہیں رہے ہیں. چلیں میں آپ سے دوبارہ سے پوچھتا ہوں, آپ کو میں موقع دیتا ہوں, آپ آنسر کریں. آپ کی سائڈ سے میکینزم کیا ہے of diversity of life, mechanism, amazingness نہیں, mechanism ہاں, اور اس کا ایویڈنس کیا ہے. we are going back in the circles, کہ اب میں دوبارہ scientific method creation پہ اپلائی کروں اور آپ پھر مجھے بات نہ کرنے دیں. چلیں میں آپ کو بات کرنے دیتا ہوں, scientific method creationism پہ اپلائی کریں, go ahead.
थैंक यू जी। तो हमारा हाइपोथेसिस है कि चीज़ों को क्रिएट किया गया है। नाउ व्हाट इस हाइपोथेसिस को ठीक साबित करने के लिए कौन सी चीज़ें नेसेसरी हो सकती हैं? नंबर 1 ये कि उसमें हमें एक्सीडेंट नज़र ना आए। नंबर 2 हमें उसमें प्रिसिजन नज़र आए। नंबर 3 हमें उसमें डिज़ाइन नज़र आए। नंबर 4 हमें उस डिज़ाइन का एक पर्पस नज़र आए। और फिर नंबर 5 ये कि उस डिज़ाइन का वो पर्पस सर्व होता हुआ भी नज़र आए। लिटरली टेक एनीथिंग, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इंसान का ले लें, इस कायनात की प्रिसिजन ले लें, इस कायनात की तख्लीक, जब इसका मैं बार-बार ये बात कहता हूँ कि जब इसकी क्रिएशन के इब्तदाई टाइम में जो हमें ज़िंदगी को अकोमोडेट करने के लिए मैस और एनर्जी का बैलेंस चाहिए था, उसकी प्रोबेबिलिटी है 10 टू द पावर ऑफ 10 टू द पावर 123। एक एस्ट्रोनॉमिकली भी बड़ा नंबर ये है, ये कि आप इसे लिख ही नहीं सकते, इतना बड़ा नंबर है कि इतने चांसेस में से एक चांस के इस तरह की कायनात बन जाए। हमारी फोर्सेस जो हैं जो कायनात को रिपल्स कर रही हैं, एट द सेम टाइम वो उसको अट्रैक्ट कर रही हैं, इतने प्रिसीजन के साथ मैथमेटिकली काम कर रही हैं कि वो चांस नहीं हो सकता। इंसान की ज़िंदगी देख लें, इंसान का जिस्म देख लें, मजमूई तौर पे इस कायनात, इस ज़मीन के अंदर जो इसका इकोसिस्टम है, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और ये एक्सीडेंटल इवोल्यूशन इसलिए नहीं हो सकती कि डार्विन के अपने टेस्ट में से एक टेस्ट ये था कि अगर सिम्बियोसिस ठीक साबित हो जाता तो मेरी थ्योरी गलत साबित हो जाएगी। ये खुद आपके बड़े पीर साहब कह रहे हैं, जो कि साबित हो चुका है। थिंग्स डू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। इसलिए जिस मर्जी एंगल से देखें, क्रिएशन लुक्स टू बी द केस। और इससे बढ़कर ये कि इवन रिचर्ड डॉकिंस और बड़े बड़े लोग वो इतनी अनसाइंटिफिक बात कर देते हैं, एक साइंटिफिक बात के अंदर अपना एथियज्म उसमें वो इंजेक्ट कर देते हैं कि हर चीज अपीयर्स टू बी डिजाइंड। ये साइंटिफिकली एक्यूरेट है इसलिए कि ये फॉल्सिफाइबल स्टेटमेंट है। आप टेस्ट कर सकते हैं कि क्या चीजें वाकई डिजाइन लग रही हैं या नहीं लग रही हैं। बिल्कुल लग रही हैं। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि बट इट इज नॉट डिजाइंड। ये स्टेटमेंट फॉल्सिफाइबल नहीं है, इस स्टेटमेंट को आप टेस्ट नहीं कर सकते। एंड दैट इज व्हाई एथियज्म एंड डार्विनिज्म इज रॉन्ग। इसलिए कि साइंटिफिक मेथड इस पे अप्लाई करें तो उसे पूरा नहीं आता, वेयर एज क्रिएशन पे जिस मर्जी एंगल से आप देखें, यू विल ऑलवेज गेट द राइट रिजल्ट्स। ओके, कैन आई रिस्पॉन्ड? यू शुड। ओके, मैं वेट कर रहा था आपकी बात खत्म हो जाए, इसलिए क्योंकि मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा था। नाउ मेरा क्वेश्चन था कि मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म आपने मुझे ये बताया कि ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ऐसा भी नहीं हो सकता, ये भी बड़ी अमेजिंग है, ये भी है। आपने मुझे ये बताया नहीं कि लाइफ क्रिएट हुई कैसे। आप इसको डिसमिस कर रहे हैं ना कि भाई जो एवोल्यूशन के लिहाज से लाइफ क्रिएट की है वो बड़ी फैंटास्टिकल स्टोरी है। आपकी साइड से क्या स्टोरी है कि बनाई किस तरह गई लाइफ? मैं जवाब दे दूं? आपकी हाँ बताएं। मैं तीसरी दफा जवाब दे रहा हूं कि हमारे पास जो मैकेनिज्म है उसका नाम है क्रिएशन, जिसका तो आपने मुझसे दो दफा पूछा है कि इसका सबूत दीजिए। नहीं, आप वर्ड दे रहे हैं ना, आप बताएं क्रिएशन काम कैसे करती है, वो बताएं ना, मैकेनिज्म बताएं ना। Were you really not listening to me जब मैं आपको साइंटिफिक No, mechanism. I'm asking for the actual mechanism. लाइफ किस तरह क्रिएट की गई? आप कह रहे हैं क्रिएटर ने बना दी, चलो मान बोल दिया, हाँ भाई क्रिएटर ने बना दी, कैसे बनाई? That is the question. How did he make the life? क्योंकि इस चीज को कहने में कि भाई क्रिएटर ने बना दी हैज नो एक्सप्लेनेटरी पावर। वो तो आपने बस एक वर्ड बोल दिया कि भाई क्रिएटर ने बना दी, अब वो कैसे बनाई उसका आपके पास आंसर नहीं है। आप टॉपिक चेंज करना चाहते हैं, बाय ऑल मींस। नहीं, मेरा क्वेश्चन ही शुरू से ये था कि मैकेनिज्म क्या है लाइफ क्रिएशन का। मैकेनिज्म पूछा था मैंने, आपको बताया था क्रिएशन। आपने कहा क्रिएशन का सबूत। मैंने 2 दफा साइंटिफिक मेथड अप्लाई करके आपको बताया कि ये है उसका सबूत। अगर आप समझते हैं कि मेरी इस एनालिसिस में गलती है कहीं पे, तो आप मुझे बताइए कि यहां से लाइफ क्रिएटेड नहीं लग रही है, यूनिवर्स क्रिएटेड नहीं लग रहा है, जो इंसान की जिंदगी क्रिएटेड नहीं लग रही है, सिम्बियोसिस गलत है, सिम्बियोजेनेसिस गलत है। आप मुझे साइंटिफिकली बात बताइए। मैंने साइंटिफिकली बताई, मैं साइंटिफिकली बताता हूं। चले साइंटिफिकली, अगर हाँ चले साइंटिफिक दो थ्योरीज हैं, एक है एवोल्यूशन और एक आपकी थ्योरी है। जस्ट बिकॉज एवोल्यूशन की थ्योरी प्रूव हो जाती है रॉन्ग, डज दैट मेक योर थ्योरी accurate? No. आपको अपनी थ्योरी का मैकेनिज्म no, because there's not a dichotomy to it. You understand? आपकी थ्योरी objectively कैसे नहीं होती, फिर बताइए। Objectively इसका नहीं होती क्योंकि आपने जो अपना मॉडल दिया ना, आपका मॉडल इन अ नटशेल क्या है? Life is here, we don't know how it is, there must be a creator, boom, full stop. कोई इसके आगे आपने कोई मैकेनिज्म का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया ना, आपने बोला बस। If you don't know कि abduction क्या होती है, I'm happy to help you with that, लेकिन ये ना करें कि एक टर्म को आप समझे ना और उस पे आप एक आर्गुमेंट बिल्ड कर लें। चले, ये इस चीज में आपसे मैंने पूछा था कि भाई आप कह रहे हैं क्रिएशनिज्म का मतलब abduction का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास अब जैसे आपने कहा ना 2 थ्योरीज हैं, क्रिएशन और इवोल्यूशन है।
एक अगर उनमें से, या जो भी हमारे पास ऑप्शन होते हैं लिटरली किसी भी चीज के, उनमें से अगर एक ऑप्शन गलत साबित हो जाता है तो दूसरा इररिस्पेक्टिव के वो कितना इम्प्लॉजिबल लग रहा है उसको ठीक समझा जाएगा। इसको एबडक्शन कहा जाता है। ये एक फिलोसॉफिकल डिवाइस हाँ, लेकिन है। इसमें एक फॉल्ट अब है, आपने एक फॉल्ट इवोल्यूशन नोट है, नहीं किया, जो आपने जो अभी इवोल्यूशन बोला है। है, नहीं, इसमें मेरी एक फॉल्ट है, मेरी उसका बात मैं पूरी होने देंगे। श्योर मैंने आपके सामने, मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि आप इवोल्यूशन को ठीक साबित कर रहे हैं, नहीं तो क्रिएशन ठीक साबित हो जाएगी, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मैंने आपसे कहा कि एक हाइपोथेसिस है क्रिएशन का रख लेते हैं और एक इवोल्यूशन का रख लेते हैं, दोनों पे साइंटिफिक मेथड अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि नतीजे क्या आते हैं। आपने एक जगह मुझे काउंटर नहीं किया कि यहां पे मैं साइंटिफिक मेथड अप्लाई करके क्रिएशन को मैं गलत तरीके से मैं उसको जस्टिफाई कर रहा हूं, जबकि मैंने आपको कई मिसालें दी हैं। यूनिवर्स की क्रिएशन की है, यूनिवर्स की जो सस्टेनेंस है इसकी मैंने एक एग्जांपल दी है, लाइफ की क्रिएशन की एग्जांपल दी है, इकोसिस्टम की दी है, सिम्बियोसिस की दी है, सिम्बियोजेनेसिस की दी है, इतनी चीजों की मैंने दी है। और ये पर्टिकुलरली सिम्बियोसिस एंड सिम्बियोजेनेसिस ये तो चीजें जो डार्विनिज्म को वैसे ही रिफ्यूट कर देती हैं। तो खुद अपने डार्विन के बनाए हुए ये मेयार थे जिनको इसके खिलाफ जा रही है। थर्ड वे वाले क्यों इतने खिलाफ है डार्विनिज्म के? हालांकि थर्ड वे वाले भी खुदा को नहीं मानते, लेकिन सिम्बियोजेनेसिस चूंकि प्रूवन चीज है देयरफॉर डार्विनिज्म गलत साबित हो जाता है। अब उनका क्या मैकेनिज्म है उस पर हम अलग सवाल करते हैं, इसलिए कि थर्ड वे वालों के पास भी जवाब इसका नहीं है। उनके पास भी जो है कि नहीं सारा ऑटोमेटिकली हो रहा है, वो भी एक अनसाइंटिफिक स्टेटमेंट है, बिकॉज उसको आप फॉल्सिफाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि दोनों हाइपोथेसिस हम साइंटिफिकली टेस्ट करते हैं और उसमें से एक ठीक निकलता है दूसरा गलत निकलता है, और उसके साथ हम सेकेंडरी आर्गुमेंट ये रख रहे हैं कि चूंकि आपका इवोल्यूशन बिल्कुल गलत साबित हो रहा है तो एब्डक्टिवली तो क्रिएशनिज्म बिल्कुल ठीक साबित हो जाता है। यू डोंट इवन अंडरस्टैंड द टर्म, लेकिन आप उस पर आर्गुमेंट बिल्ड किए जा रहे हैं। दैट्स नॉट वेरी साइंटिफिक। ये जितने डार्विनिस्ट होते हैं उनका रवैया आप वाला ही होता है, डिग्री हो या ना हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, एड होमिनम से कोई फायदा नहीं है। बात असल में क्या है कि जो आपने जो ऑब्जेक्टिव आर्गुमेंट दिया ना उसमें फ्लॉ है क्योंकि आपने डाइकोटमी क्रिएट कर दी, आइदर दिस और दैट। नहीं, थर्ड ऑप्शन भी है, थर्ड ऑप्शन इज वी डोंट नो। आपने थर्ड ऑप्शन को डिसमिस कर दिया है। टेक दैट। आपने मुझे कहा था ना कि दो थ्योरीज हैं, एक इवोल्यूशन की है और दूसरी आपकी है। ये अल्फाज आपके थे, चले मेरे तो नहीं थे। तो मैंने आपसे क्या पूछा, लेकिन अल्फाज तो आपके थे और मुझे कह रहे हैं कि फ्लो मेरी तरफ से है। नहीं, देखिए आपसे मैंने पूछा इंटरेस्टिंग देसी नहीं हो साहब कि लिटरली अभी आपने सीखा है कि एब्डक्टिव रीजनिंग होती क्या, और साथ आप मुझे बता रहे हैं कि उसमें एक नहीं, ऐसी बात ना करें, ये इस तरह करने से कोई फायदा नहीं होता। आप एकेडमिक हैं, आपके लिए जचता नहीं है, आपके लिए जचता नहीं है इस तरह की बातें करना। आप एकेडमिक हैं, एड होमिनम अटैक्स आपके ऊपर जचते नहीं है। मैंने अभी तक एक दफा भी देखें, नो देखिए मैंने एक नो सॉरी कैसे राजा साहब, अभी तक भी जितनी भी मेरी कॉन्वर्सेशन आपसे हुई है और जितना मैंने आपके बारे में मैंने रिएक्शन भी किया, मैंने कभी भी पर्सनल आपके ऊपर कुछ भी नहीं बोला, बिकॉज इट इज डजंट मैटर हु नहीं किया है। हाँ, मैं नहीं, एड होमिनम आपने क्या है, आप जैसे लोग, आप जैसे तुम जैसे, तो तुम्हें तो अब्डक्शन ही नहीं पता। मैंने ये कहा है कि आपका रवैया डार्विनिस्ट जैसा है और वैसा ही होता है। अभी देखें आप दूसरे एवोल्यूशनिस्ट आए हैं यहाँ पे, वो जो पहले आए थे उन्होंने क्या कहा? नहीं, मैं एवोल्यूशनिस्ट नहीं हूँ, मैं एवोल्यूशनिस्ट नहीं हूँ। आप लेबल डाल देते हैं जैसे कि समझते हैं कि लेबल डालने से कोई बंदा बन जाता है। वो क्वेश्चन मेरा था कि आपने मैकेनिज्म बताना है, आपने बोला मैकेनिज्म क्रिएशनिज्म है। मैंने बोला क्रिएशनिज्म के अंदर क्या प्रोसेस था जिसके जरिए लाइफ क्रिएट हुई, और आपने बोला। मैं टाइम नोट करना चाहता हूँ, प्लीज अलाउ मी। Sure. 1 मिनट 6 सेकंड, सॉरी 1 घंटा 6 मिनट इनटू द स्ट्रीम आपने बात कही कि आप इवोल्यूशनिस्ट नहीं हैं। कंफर्म कीजिएगा क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आप मुझसे इवोल्यूशन में बहस करेंगे, मेरी बात नहीं, एक सेकंड, एवोल्यूशनिस्ट क्या होता है? सर आप मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद अपनी बात कीजिएगा, मैं टाइम देता जो हूं। आपने कहा है कि आप इवोल्यूशनिस्ट नहीं हैं, इसको कंफर्म कर। I don't even know what that is. I don't even know what this term that you're using. Evolutionist कौन होता है? अपनी बारी पे आप बात करके आप फिर उस पे फिर मुझे बता दें। नहीं तो आप मुझे मिसरिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, आप मुझे कह रहे हैं कि होगा कि आप खुद को ठीक रिप्रेजेंट कर दें, लेकिन मुझे बात तो कर लेने दें। चलें खत्म। Why do you have to do these things? I just don't know. आप 1 घंटा 6 मिनट लगभग इनटू द स्ट्रीम ये कह रहे हैं कि आप इवोल्यूशनिस्ट नहीं हैं। कंफर्म दैट कि आपकी पोजीशन क्या है, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब मेरी आपसे बात हो और आप मुझसे इवोल्यूशन पे बहस करें तो मैं अपना भी टाइम बचाऊं और सुनने वालों को टाइम भी बचाऊं। जी प्लीज। ठीक है, एवोल्यूशनिस्ट क्या होता है मुझे नहीं पता, ठीक है। एक थ्योरी है एवोल्यूशन की, इट मेक्स मोर सेंस देन अदर थ्योरी दैट यू आर प्रेजेंटिंग, क्योंकि आपकी जो थ्योरी है उसके पीछे कोई मैकेनिज्म नहीं है सिवाय बना दिया, दैट्स इट, कुन फयकुन टाइप की थ्योरी आपकी। अगर आपसे कोई मैकेनिज्म मैं पूछता हूं कि भाई लाइफ क्रिएट कैसे हुई, आपके पास उसका कोई आंसर नहीं है। मैंने 10 दफा यही क्वेश्चन पूछा कि चले आपकी थ्योरी के मुताबिक क्रिएशनिज्म है, ठीक है, क्रिएशन कैसे हुई, इसका आपके पास आपका कोई प्रोसेस आप कोई बता ही नहीं रहे कि भाई किस तरह हुई।
दूसरी साइड पे आप कहते हैं देखिए सेल इस तरह नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, उसका डिवीजन नहीं हो सकती, ठीक है नहीं कर सकता, आप बताएं किस तरह हो गई, आपका क्या आंसर है उसके बारे में? कुछ भी नहीं, आपका बस बन गया। ये मेरी सुन लीजिए जी जी ये आपका आर्गुमेंट है कि वो सिर्फ बन गया। हम एक ऐसी एक्सटर्नल एजेंसी की तरफ इशारा करते हैं कि जो ओमनिपोटेंट है, कि वो बना सकता है either हाँ, बट हाउ डिड ही मेक इट, हाउ डिड ही मेक इट? बना सकता है, चलो ठीक है, हाउ डिड ही मेक इट? Did I not give you time? तो स्टेप बाय स्टेप चले ना, स्टेप यू Why- सेड why देयर are इज you अ getting so एजेंसी upset? जो क्रिएट अच्छा कर एक सकता है, काम मैंने करते बोला हैं, ओके एक काम जी करते हैं, मैं आपसे अब इजाजत ले लेता हूँ, इसलिए कि आपसे बड़ा अच्छा ताल्लुक है, मैं चाहता नहीं हूँ कि वो बिगड़ जाए, बट द वे यू हैव नहीं स्टार्टेड टू ये तो बिहेव, डिस्कशन है, ये मेरा तो ख्याल है मेरा आपसे डिस्कशन ताल्लुक बिगड़ सकता ऑन है। अ नहीं कॉर्डियल वे, आई मीन ये because मैं पर्सनल आपको नहीं है, ये इट बड़ी इज देर से अबाउट मैं टॉपिक्स। देसिनो साहब, आई थिंक आप नेक्स्ट टाइम तशरीफ लाइए, क्योंकि बड़ी देर से मैं आपको कह रहा हूँ कि काइंडली ये एक्साइटेबल बिहेवियर छोड़ दें, आपको सूट नहीं करता है। मैं कोई भी बात करता हूँ, आप उसको काट के कहीं और ले जाते हैं। आपसे बड़ा अच्छा ताल्लुक है, अच्छे लगते हैं आप, इख्तलाफ आपसे अपनी जगह पे है, तो मैं चाहता नहीं हूँ कि इस वजह से ये ताल्लुक भी हमारा ख़त्म हो जाए या बिगड़ जाए, बिकॉज यू आर बिहेविंग इन अ वेरी वेरी इरेटिक मैनर। काइंडली नेक्स्ट टाइम तशरीफ लाइएगा व्हेन यू आर बिट मोर काम, तो उस वक्त हम इन सारी बातों को तफसील से डिस्कस करेंगे। आज जो हमने बातें की हैं एज ऑलवेज ये पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई हैं, वी विल टेक इट फ्रॉम हियर नेक्स्ट टाइम। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, थैंक यू वेरी मच, अप्रिशिएट। थैंक यू देसी न्यूज़ साहब, आप तशरीफ लाए और बहुत बहुत माजरत कासिम शहजाद, उसके बाद रॉकी साहब और फैज़ शेख साहब जो हैं वो हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। आपको थोड़ा सा टाइम लगा, असल में देसी न्यूज़ साहब से एक ऐसी मोहब्बत है कि वो आते हैं तो फिर उनसे ऐसी बातें हो जाती हैं, कभी वो दलील वगैरह तो नहीं देते, लेकिन ऐसी बातें कहते हैं। अब ये ना कहिएगा कि उनकी गैर मौजूदी में कर रहा हूँ, मुझे पता है वो सुन रहे हैं। खैर एनीवे, कैसर शहजाद साकी साहब वेलकम ऑन बोर्ड। कैसर साहब खुद को अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी सर, मैं पहले तो आपको अप्रिशिएट करूंगा कि आप बड़े अरसे से जो है वो इस्लाम का ये मुकदमा जो है वो अकेले ही लड़ रहे हैं, और जिस तरह हमारा एक जुमले की मुझे जी जी जरूर। बहुत शुक्रिया आपके मोहब्बत भरे अल्फाज का कि ये मुकदमा मैं लड़ रहा हूँ, बट आई डू इट नॉट बिकॉज ये मैं इसको मुकदमा समझता हूँ, बल्कि मैं इसको अपनी बका समझता हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं अब अकेला नहीं हूँ। देयर वाज अ टाइम कि हम अकेले अकेले काम कर रहे थे। अब हमारा मजाक में नाम है, हमारा एंटी अपोस्टेसी स्क्वाड, वो ऑफिशियल नाम तो नहीं है, जिसमें हम 22 लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान से, इंडिया से, ओवरसीज़ हमारी कोलैबोरेशंस हो रही हैं। इंटरनेशनल स्पीकर्स अभी हमजा सोर्से साहब आए थे, दानियाल हकीकतजू साहब आ चुके हैं, और दुनिया के बड़े बड़े मुस्लिम स्पीकर्स हैं जो हमारे पास आते हैं, बातचीत होती है। तो नाउ वो जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है, लेकिन मेरी ऑडियंस डिवाइडेड है फेसबुक पे और यूट्यूब पे। फेसबुक पे ज़्यादा मेरी ऑडियंस जो है वो मुझे मेरे काम जो लिबरलिज्म है उसके हवाले से जानते हैं, और यूट्यूब पे मेरा काम जो ज़्यादा एथिज्म के हवाले से उस हवाले से जानते हैं। तो वो फेसबुक पे कम होता है, यूट्यूब पे ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो एक तासुर है कि यहाँ पे मैं अकेला हूँ। लेकिन वहाँ पे हम देखें, हम एक दूसरे की कम्युनिटी पोस्ट को शेयर करते हैं। वी आर अ ह्यूज पीपल। मुफ्ती यासर नदीम अलवाजी साहब हमारे ग्रुप को हेड करते हैं, एंड यू नो हर मसलक के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि अपने अपने तौर पे अपने अपने हिस्से के काम हैं। कोई कुरानी जो टेक्स्ट है, ग्रामर है, कोई उसका माहिर है, कोई हदीस के इल्म का माहिर है, क्वालिफाइड लोग। मेरे जैसे फ़कीर हैं जो कि मदरसे के पढ़े हुए तो नहीं हैं, लेकिन साइंस और फिलोसफी में तवज्जो में दिलचस्पी रखते हैं और दीन का मुकदमा इस बेस पे लड़ते हैं। उसके अलावा वो लोग हैं जिनका ताल्लुक तारीख के साथ है। तो यू नो वी आर अ वेरी डाइवर्स ग्रुप, और अल्हम्दुलिल्लाह के अब माशाल्लाह बहुत ही ना, मैं देख रहा हूँ आपकी टीम जो है वो ग्रो अप हो रही है, और आप तो काफ़ी मुफ्तियाने कराम जो हैं वो भी उसमें शामिल होते हैं। आप वो पहले जो केस पेश करते रहे हैं, लोगों को बुलाते रहे हैं, उसमें शामिल थे। लेकिन जिस तरह हम तकसीम का शिकार हैं, और हमारा वो जो वहदत थी इस्लाम की, उसको काफ़ी हमारे अब हम उनके खिलाफ इस तरह लफ्ज़ भी नहीं यूज़ कर सकते। मैं बड़ी इज्जत करता हूँ अपने उलमा की। मुलायत का जब से हम शिकार हुए हैं ना, तो फिरका बटने के बाद हम इस्लाम का वो जो केस है ना, जैसे अपनी बका, इस्लाम अगर सलामत है तो हम सलामत है, और हमारी बका उसी के साथ है, तो उसको पूरी तरह हम डिफेंड नहीं कर सके। साइंसी बुनियादों पे तो बिल्कुल नहीं ना कर सके। ये सच है कि इस्लाम को साइंस से तस्दीक की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जदीद दौर और मॉडर्न एज में अपने बच्चों के सवालों के जवाब देने के लिए हमें साइंस से कदम मिलाने होंगे, और इसके लिए
آپ کو جو ہے نا اپریشیٹ کیا جا سکتا ہے کہ سائنسی بنیادوں پہ آپ اکیلے ہی ہیں. تو ٹھیک ہے مفتیان کرام نے آپ کو جوائن کیا ہے، لیکن ہمارے مدرسوں میں ایسے سلیبس کی، ایسے نصاب کی ضرورت ہے. اور اصل میں اپنے سوال کی طرف اب آ رہا ہوں کہ آپ نے کہا تھا کہ ایک کورس شروع کریں گے جس کا اپنا ایک نصاب ہوگا، جس میں آپ جو ہے نا وہ سائنس اور مذہب ان کے آپس میں جو ہے وہ اشتراک کہاں کہاں ہے، کہاں کا اختلاف ہے، لوگوں کو اس کی اویئرنیس دیں گے. میں ایک لیکچرر ہوں، بیسیکلی میں اردو کا طالب علم ہوں، اردو زبان و ادب کا. واٹس ایپ پہ بھی میں نے آپ سے رابطہ کیا تھا آپ نے آج اور میسج پڑھا رہا کیا، ہوں. ہاں ہاں بالکل، جی مجھے جی. بھیجا گیا، مجھے دیکھا میں نے میسج تو آپ کا. جی جی میں بھی چاہتا ہوں کیونکہ طلباء ہماری مٹھی میں ہوتے ہیں، اور ہم اپنے طلباء کو اسلام کی محبت جو ہے اور ادب کے ساتھ بھی جتنا ریلیٹ کر سکتے ہیں. ادب کے اندر بھی ایتھیزم جو ہے نا وہ انسانیت کے نام پہ آتا ہے، جیسے ادھر ڈارونزم کے نام پہ آتا ہے، یا کسی اور سائنس میں کسی اور تھیوری کے نام پہ آتا ہے. ادب میں آتا ہے یہ انسانیت کے نام پہ. وی آر پریٹینڈنگ کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، اس طرح کر کے بچوں کو نا وہ تھوڑا سا گمراہ کیا جاتا ہے. تو ٹرو. میں چاہتا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں، اور آپ اس نصاب، اس کورس کے متعلق جو ہے ہمیں بتائیں، ہم اس میں شامل ہوں اور ہم بھی اپنے بچوں تک یہ کنوے کر سکیں. اسی طرح جی اپنا چینل بھی میں چونکہ چلاتا ہوں، میں اس پہ بھی آپ کی جو یہ فکر ہے، آپ کی جو کوشش ہے، اس کو میں کرتا رہتا ہوں، اور آئندہ جی جی انشاءاللہ ضرور. مزید کوشش کریں گے. دیکھیں میری ابھی تو ساتھ میں اپڈیٹ بھی دیتا چلوں کہ جو ہمارے مدارس ہیں انہوں نے گہری دلچسپی لینا شروع کی ہے اب ان معاملات میں، جو کہ ایک میجر ڈیولپمنٹ ہے. ابھی جامعۃ ماشاءاللہ الرشید سے میری بات ہوئی ہے کراچی میں، ان کے لیے میں کورس ڈیولپ کر رہا ہوں ایتھیزم پہ. انشاءاللہ العزیز وہ جلدی وہاں پہ وہ پڑھانا شروع کیا جائے گا. تو میری جو اس میں کوشش ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اس کورس کو پھر ہم جو ریلیجسلی ایکڈیمک بیکنگ ہے وہ ہم لے لیں. جیسے جامعۃ الرشید ایک ادارہ ہو گیا، ایسے ہی ہمارے جو باقی مسالک ہیں ان کو بھی ہم وہ سلیبس بھیجیں، اپڈیٹ کریں اس کو وقت کے ساتھ ساتھ، اور اس پہ انڈورسمنٹ آ جائے کہ مجموعی طور پہ جو ہمارے اسلام کے جو مختلف مسالک کے مدارس ہیں وہ اس کو انڈورس کرتے ہیں، اور وہ پھر ہم پبلکلی پڑھائیں. مدارس میں تو وہ پڑھایا جائے گا آف کورس، اور اس کے ساتھ ساتھ پبلکلی بھی اس کو ہم پڑھائیں. تو انشاءاللہ العزیز اس پہ ہم بہت جلد کام سٹارٹ کرنے والے ہیں. تو ساتھ ساتھ وہ پبلک بھی ہوتا رہے گا، اور انشاءاللہ العزیز بھی رول بیک. ٹھیک ہے، یہ تو اچھی کوشش ہے، لیکن ہمارے مدارس میں ایک بچہ جب جو ہے وہ پڑھتا ہے نا تو وہ بجائے اس کے کہ اسلام کا ایک جو ہے وہ سپاہی بن کے آئے، وہ ایک مسلک کا یا ایک جو ہے نا فرقے کا سپاہی بن کے نکلتا ہے. یہ بھی کافی جو ہے نا وہ آپ جو سمجھے کہ ہمارے لیے نا اس پہ ایک کیسے بھائی بات خطرناک لمبی ہو چیز. جائے گی اس پہ ٹھیک، اس سے بات لمبی ہو جائے گی. میں یہاں پہ آپ سے اجازت چاہوں گا، کچھ اور بھائی ویٹ کر رہے ہیں اور اب ٹائم بھی ہمارے بہت پاس بہت شکریہ، تھوڑا رہ بہت گیا. شکریہ. بہت بہت شکریہ تشریف لائے. تھینک یو ویری مچ اللہ انڈیڈ. حافظ، شکریہ. تھینک یو. راکی کے جی ایف، بہت معذرت، بڑی دیر سے آپ ویٹ کر رہے ہیں، ایک اور دفعہ آپ آئے گئے ہیں. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بردر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، بالکل آپ ٹھیک ہیں. جی الحمدللہ، اللہ کا شکر. اچھا بردر، بات ایسے ہے کہ میں یہ باقی بڑی بڑی باتیں تو نہیں کروں گا کیونکہ یہ مجھے اتنی خاص کوئی سمجھ نہیں آتی. میں چھوٹی سی ایک بات لے کے چلنا چاہوں گا، وہ یہ کہ جیسے دنیا میں باقی قسم کی ڈرگز جو ہیں، جی جی جو یہ جیسے آپ چرس کہہ لو، کوکین کہہ لو، اس قسم کی ڈرگز جو ہیں وہ باقی تمام تقریباً کنٹریز میں بین کر دی گئی ہیں، ان کو اللیگل قرار دیا گیا ہے میڈیکل بیسس پہ، ریلیجیس بیس پہ نہیں، میڈیکل بیس پہ، کہ یہ آپ کو انسان کو مار رہی ہیں یہ چیزیں. تو اسی بیس پہ الکوہل کو، لیکر کو اور سگریٹ کو کیوں نہیں بین کیا جا رہا؟ ان کو کیوں نہیں ریسٹرکٹ کر رہے؟ آپ صرف میڈیکل بیس پہ بھی ریسٹرکٹ کر لیں. ضروری ہے کہ آپ کو یہ بتانا پڑے کہ بھی اسلام میں شراب حرام ہے تو اس لیے اس کو بین کریں؟ اب میڈیکل بیس پہ بھی کر سکتے ہیں. ویری ٹرو، بالکل کر سکتے ہیں. اینڈ اینی تھنگ وچ از ہارمفل ہونا چاہیے. بالکل. یہ ان چیزوں کی طرف کیوں نہیں آ رہا دنیا کا دھیان؟ باقی اتنی بڑی بڑی سائنسی چیزوں کے اوپر بحث کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو انسانیت کو بچانے کے لیے تو کچھ قدم اٹھا لیں. ہمارے اتنے بڑے لوگ جو ہیں، اتنے دماغ جو ہے وہ لڑاتے رہتے ہیں ان چیزوں پہ کہ یہ چیز ایسے پیدا ہوئی یا وہ فلانی چیز ایسے پیدا ہوئی. بھئی جو پیدا ہو گیا اس کو تو بچانے کی کوشش کرو نا، کہ یہ ہارمفل چیزوں کو ختم کرنا تو شروع کرو پہلے. ان پہ کیوں نہیں یونائٹ ہو رہی ہے؟
I have no problem with it. मैं बिल्कुल आपकी बात से मुत्तफिक हूँ. I हाँ think जी, that's तो मैं good बस यही रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि आप इसके ऊपर काइंडली एक डिटेल वीडियो बनाएं और ये दुनिया को बताएं कि भाई इसके ऊपर काम शुरू करो, बजाय कि उन चीजों के ऊपर के जो आज से हजारों लाखों करोड़ों साल पहले हैं उनके ऊपर बहस करके अपने आप को साइंसदान और दानिश्वर साबित करने बैठे हुए हैं ये लोग. चलिए, ठीक है सर, इंशाल्लाह अजीज, बहुत बहुत शुक्रिया. जी, थैंक यू सर, Thank you. थैंक यू सो मच. Appreciate it. Thank you जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. कैसर साहब, यू जॉइंड अगेन. आई एम नॉट श्योर कि आप गलती से दोबारा ज्वाइन कर लिया है आपने, या कुछ चीज रह गई थी कहने वाली. अगर ऐसा है तो काइंडली जल्दी से कहिएगा. जी सर, फरमाइए. अनम्यूट कीजिएगा खुद को कैसर साहब. नहीं ये सर गलती से ही हुआ है, मैं अब फेसबुक पे चला जाता हूँ, वो मैं स्ट्रीम में रह गया था. शुक्रिया. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. अप्रिशिएट इट. राइट, थैंक यू सो वेरी मच इंडीड. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाए, एंड एवरीबडी एल्स जो कि आज आए. आज का जो हमारा ये एक ब्रीफ सेशन था जिसमें एक मेन अपडेट जो देनी थी वो ये थी कि जो हमारे ये देसी लिबरल्स शोर मचा रहे थे कि जहालत है ट्रांसजेंडर्स के जो अनसाइंटिफिक डिमांड्स हैं उनको ऑनर करना, सॉरी उनको उन पे एतराज़ करना जहालत है. तो अब वेस्ट में जो आहिस्ता आहिस्ता ये काम स्टार्ट हो गया है. अब क्या करेंगे हमारे देसी लिबरल्स? व्हाट एग्जैक्टली? शर्मिंदगी से मुंह छुपाएंगे या सीखेंगे इससे कुछ, कि अपनी अकल भी इस्तेमाल कर लेनी चाहिए. ज़रूरी नहीं है कि जो आपको इंस्ट्रक्शंस वहाँ से आए आप उन्हीं को फॉलो करें, और जो वहाँ से बाद में उसी के चेंज हो जाए. और ये पहले भी ऐसा हो चुका है, कोई नई बात नहीं है. मलाला यूसुफजई साहिबा जब कश्मीर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था आर्टिकल 360 के हवाले से, तो उन्होंने कोई बात नहीं की, और मैंने कॉल आउट किया कि शर्मीन उबैद साहिबा को, मलाला साहिबा को, कि इट्स अबाउट टाइम यू जस्ट गेट अप एंड सही थिंग्स. अब राइट्स की आप बात करते हैं तो करें. तो देसी लिबरल्स ने एक तरह का गालियों का और गुस्से का एक पहाड़ मुझ पे तोड़ दिया कि तुम कौन होते हो ऐसा करने वाले, ये वो. 2-4 दिन गुजरे, मलाला साहिबा ने कंडेम कर दिया. फिर ये शर्म से मुंह छुपाते फिरें कि अब हम क्या करें, कि जिसके दिफा में कर रहे थे उसने तो वही कुछ कर दिया जो उसको अच्छा लगा. अब ये वेस्ट की मोहब्बत में, कि चूंकि वेस्ट वाले उस जमाने में ट्रांसजेंडर्स के बारे में ये राय नहीं रखते थे, वो समझते थे ठीक है जो मर्जी कर लें, उन्होंने सोचा भी नहीं था इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस का, और वो हो गए. तो अब जो है वो एक प्रॉब्लम बन गया उनके लिए दोबारा से, कि अब उन्होंने अपना व्यूज पे चेंज कर लिया है, और अब भी फिर यानी कि दोबारा से आप एक एम्बेरसमेंट को एक्सपीरियंस करेंगे, दोबारा से आप शर्मसार होंगे. तो क्या बेहतर नहीं है कि नेक्स्ट टाइम आप अपनी अकल खुद ही इस्तेमाल कर लें? कुछ नहीं होता अगर आप वेस्ट को गलत कह दें. मैं ये नहीं कहता कि वेस्ट को हर बात पे गलत ही कहना चाहिए. दे आर रिमार्केबली वेल बिहेव्ड पीपल. साइंस टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा उनका काम है, बड़ी खिदमत है इंसानियत की. बट दैट इज नॉट टू से कि जो चीज़ वहां से आती है वो सारी की सारी बाय डिफॉल्ट ही की होगी. यू हैव दिस, यू शुड यूज इट. अच्छा, मैं आपसे इजाजत चाहने लगा था, लेकिन एक कॉलर साथ और जुड़ गए हैं. आखिरी कॉल में लेकर मैं आपसे इजाजत चाहूंगा. यूनिक साहब या साहिबा, वेलकम ऑन बोर्ड, यू आर लाइव. And you are not live anymore. Okay, thank you very much indeed. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. इंशाल्लाह आपसे बात होती है सैटरडे को, दोबारा से हमारी स्ट्रीम होगी जिसमें हम यूट्यूब पे भी लाइव होंगे, फेसबुक पे भी होंगे, and we'll have a lot more to talk.